देखिए अगर मैं कैलकुलेशन को जितना आप बताया हो तो मेरे ख्याल से तो आप लोग का तो बैंड शर्ट में 2-3 बंगलोज तो होना चाहिए मन्नत के आजू बाजू। अल्लाह जितने आप दुआ करके तो हो जाएगा। मेरा खुद का घर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा लोग फ्रंट पे आके बात नहीं करते। बट एक ऐसी टीम है जिन्होंने ओपन चैलेंज किया कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू वो लोग फ्रंट पे आके बात भी करेंगे। एंड ओपन चैलेंज जो भी चीज़ें सब ट्रांसपेरेंट है। और ये जो चीज़ है वो है एनजीओ लाइक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बताते हैं। अब ये जो टीम है, ये टीम का नाम है रेड बॉयज़ फाउंडेशन, जो भारत नगर क्षेत्र में शायद काम करती है, बैंड्रा साइड में। इसकी पूरी जानकारी के लिए क्या एनजीओ वाकई में एक स्कैम होता है, क्या एनजीओ पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या एनजीओ को ब्लैक से वाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मुझे नहीं पता। ये सारी जानकारी हम मुझे देंगे हमारे 3 स्पेशल गेस्ट। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रेड बॉयज़ फाउंडेशन की टीम। सर आपका नाम? जाकिर खान मेरा नाम है। ओके। और मैं रेड बॉयज़ फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। जाकिर खान, रेड बॉयज़ फाउंडेशन के फाउंडर। सर आप? शाहनवाज शेख, मैं रेड बॉयज़ फाउंडेशन का को फाउंडर हूँ। शाहनवाज शेख, रेड बॉयज़ फाउंडेशन के को फाउंडर। मैम आप? मेरा नाम नीलोफर जेलर, मैं ट्रस्टी मेंबर हूँ रेड बॉयज़ फाउंडेशन टीम। सो ये रेड बॉयज़ फाउंडेशन ही क्यों, ग्रीन बॉयज़ फाउंडेशन क्यों नहीं? इसमें बॉयज़ ही क्यों है, गर्ल्स क्यों नहीं? मतलब ये फाउंडेशन का नाम क्यों है सर रेड बॉयज़ फाउंडेशन? अच्छा है, एस्थेटिक नाम है, यूनिक नेम है, बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। क्योंकि आपने शुरुआत बॉयज़ से की है और मैं यहाँ पे एक फ्रेम में गर्ल भी हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये सही क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे पाऊँगी। तो शाहनवाज जाकिर ने शुरुआत की थी, तो जाकिर को घर में प्यार से लाल बोलते हैं। तो अच्छा। वो उसके फ्रेंड्स तो लाल के बॉयज़, तो अच्छा। जब ये बचपन में खेलते थे, ये करते थे, तो लाल बॉयज़ की वजह से जब इनिशिएटिव लेना शुरू तो 2005-6 से किया था। 2005-6 से? हाँ, 2005-6 से बहुत छोटी यंग एज में थे। और इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, किए हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते रहे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके, तब एक मौका आया 2011 में। 2011 में तब सोचा कि क्यों नहीं ये बॉयज़ ये जो है ये सिर्फ इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्यों नहीं कहीं रजिस्टर करवाते। कुछ एनजीओज़ के बारे में जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई, तब नाम का आया कि नाम क्या होगा। अच्छा। तो जाकिर ने कहा कि जो कम्युनिटी ने नाम दिया, ये जो लोगों ने नाम दिया, वही नाम लेके चलते हैं। तो अच्छा। लाल बॉयज़ को हमने कन्वर्ट किया रेड बॉयज़। अच्छा। लेकिन रेड बॉयज़ का उसने एक सेंटेंस कहा था उस वक्त कि रेड बॉयज़ की रेड की परिभाषा चेंज करेंगे। हाँ। क्योंकि रेड हमेशा डेंजर का साइन नहीं है। अच्छा। हाँ, तो रेड लव हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, इंटीग्रिटी हो सकती है, यूनिटी हो सकती है। तो ये हमको लोगों को बताना था कि रेड की साइन की परिभाषा चेंज करते हैं और रेड बॉयज़ के लिए काम करते हैं। और दूसरा एक चीज़ कि गर्ल, मेरा सवाल भी यही था कि क्यों नहीं फॉर फीमेल। तो जाकिर ने उस वक्त भी बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया कि शुरुआत करते हैं रेड बॉयज़ से, लेकिन काम ज़्यादातर हमारे जो अगर प्रोजेक्ट्स अगर आप देखो तो वो वुमेंस के लिए हो, वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एजुकेशन, उनके इश्यूज़ जिस पे बात नहीं की जाती ओपनली। अच्छा। उसके लिए करेंगे। तो आप देख रहे हो कि परिभाषा चेंज हो रही है, उसके साथ इनिशिएटिव देखो सारा वुमेन्स के अराउंड ही। अच्छा, मैं अगर समझने के लिए वापस एक बार पूछता हूँ कि 2005 और 2006 में इनिशिएटिव लिया गया, मतलब एक जोश जागा। और उस वक्त एज क्या होगी अप्रोक्सीमेटली आपकी? बहुत यंग एज होगी, स्कूल 16-17, मतलब 10th के बच्चे होंगे। और 2011 में इसको रजिस्टर किया गया, मतलब इनकी कंसिस्टेंसी थी। सॉरी 14 में 11 में बात शुरू हुई, नाम रखा गया रेड बॉयज़ फाउंडेशन, मतलब कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली थी। अरे दैट्स अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अच्छा, अभी लोगों ने हमें अलग तरीके से ये नाम दिया है। जैसे साथ वालों को बोलते थे लाल बॉयज़, अरे लाल के लड़के जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर कोई मिल रहा है उसी कम्युनिटी से तो उसी को लेते हैं ना, हमने उसको पॉजिटिव लिया। अच्छा, ये आपका एक एनजीओ है राइट? तो ये एनजीओ घर में पीठ पीछे तो बहुत सारी बातें होती हैं, सबको भी पता होगा ये स्कैम है, खुद का घर चलाने के लिए चलाते हैं। लाला भाई, आपको क्या, बीइंग अ फाउंडर, आपको क्या लगता है, क्या ये एक स्कैम है या कुछ लोग स्कैम करते हैं और सब एनजीओ को बदनाम करते हैं? इस पर आपके क्या थॉट्स है? देखो, लोगों का थॉट्स तो बहुत कुछ होते हैं। अब हम बोलते हैं ना, अगर रास्ते में चलने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने हमारा एक गोल सेट किया था कि क्यों ना हम कम्युनिटी में आके लोगों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह लोगों की खिदमत करना और सोशल वर्क ही हम बोलेंगे, उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी।
तो हमने सोचा कि जहाँ पर कोई प्यासा लगता है उसके लिए कुछ नहीं तो एटलीस्ट पानी बन जाए, कोशिश करें। तो हमारे पास तो कुछ था नहीं, बट हम जहाँ लगता था किसी को हेल्प, किसी को जैसे 26 जुलाई का बुरा टाइम देखा है हमने, तो हम उस वक्त बच्चों को कंधे पर उठाकर लेकर आए, घर घर में पानी भरा था, उनके सामान को लेकर स्कूल में शिफ्ट किया। तो उस एज में उसके बाद में फिर एक बीमारी फैली थी लेप्टोस्पायरोसिस, जो चूहे की वजह से होती थी। हाँ राइट। तो वो बीमारी के बाद में हमने लोगों को देखा है, उनके वाइट सेल्स डाउन होने लगते थे। अच्छा। तो ये सारी चीज़ों के बाद हमें ये था कि लोगों के घर राशन, और इस वक्त में काफ़ी लोग हेल्प कर रहे थे, बहुत छोटी एज थी। Okay. तो निगार खान की बहन है, गौर खान की बहन है निगार खान, हाँ। वो हमारे यहाँ पर एक हेल्प कैंप करने के लिए हमारे एरिया में आती थी। अच्छा। बहुत छोटा था, तो मुझे शौक था, तो उन्होंने मुझे घर पर आके कई बार इनवाइट किया, बुलाया, लेकर गए। किसने? निगार खान। निगार खान, सिस्टर ऑफ गौहर खान। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि उनको कि ये बच्चे में इंटरेस्ट है, और मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ पर लोगों की हेल्प होती है तो उनके लिए हम आ जाते थे, साथ रहते थे, उनके सामान उठा लेते थे। तो उस वक्त से हम ये सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। फिर बाद में राशन बांटना था, तो कई ट्रस्ट काम करने आती थी एरिया में, जैसे भूमिका चावला भी हमारे एरिया में कुछ फूड लेकर आई थी। अच्छा। तेरे नाम मूवी वाली, तो हमने उसके साथ में भी काम किया, शौक था उठा कर ले जाना, तो बस जज्बा बढ़ता गया। ओके, तो अभी करंटली रेड बॉय फाउंडेशन शाहनाज भाई किस क्षेत्र में काम कर रही है? राइट, आप लोग का अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है काम करने का? बेसिकली जब रेड बॉयज फाउंडेशन की हमने शुरुआत की थी 2014 के अंदर ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे कि जाकिर भाई नीलोफर आपा ने बता दिए कि ये 2006 से इसकी बुनियाद हमने काम करने की शुरुआत जज्बा हो गया हमारे था। अंदर कैसा था कि हम काम कर रहे थे, काम करेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि एनजीओ क्या होता है। सबसे अच्छा। पहली चीज तो लोगों के अंदर ये चीज आती होगी कि ये सीखे सिखाए आए हैं और कर रहे, हाँ। स्पून फीडेड तो कुछ भी नहीं है, ना बाप दादा ने कुछ छोड़ा है। हाँ, बस एक जज्बा था अंदर, घर से आया है। मेरा अब्बा मुझे सोशल वर्क करने लेके जाता था हाथ पकड़कर। अब्बा आपके? मेरा अब्बा एक तंजीम के लिए करते थे, तो वो जब डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो साथ में ले जाते थे। तो वो देखकर ना मेरे अंदर थोड़ा सा सोशल वर्क का जज्बा जाग गया। ओके। तो मैं जाकिर भाई से मिला 2007 में। मेरी एंट्री यहाँ पे होती है 2007 में। लेकिन 2007 से पहले जाकिर भाई का ग्रुप था, उसके साथ में दोस्त थे सब साथ में। अच्छा, जो दोस्त तो आप लोग तीनों दोस्त थे? अगर मैं नहीं, हम लोग अभी तो हम फैमिली है। अच्छा। अभी अगर आप बोलोगे तो हम दोस्त नहीं, हम लोग फैमिली है। ओके। हाँ, लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई, जैसे आपा 2011 में जुड़े, मैं 2007 में जुड़ा। अच्छा। तो जब मेरी भी एक ट्रेजेडी से मैं साथ में आ गया, और हमारे सबके लाइक माइंडेड थे और हम काम करने के जज्बे में थे, करके आज साथ में बैठे हुए हैं। आपको एक साथ में दिख रहा है कि हमारी सोच लोगों की खिदमत करनी है। तो 2006-07 के अंदर जब मैं आया, तो जब इन लोग तो काम करते थे, तो छोटे छोटे काम करते, गटर भर गई तो उसको साफ करने के लिए लेके आ गए, किसी का वोटर आईडी कार्ड का काम आ गया तो उधर चले गए, कचरा नहीं उठा तो वहाँ चले गए। तो 2011 तक भी हम क्या कर रहे थे? हम लोग काम ही कर रहे थे। ओके। तो हमने सजेशन रखा कि अगर हम लोग काम करें तो इसको कुछ ऑफिशियली गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं और इसको काम को बहुत अच्छे से करते हैं। तो अच्छा। एक नाम भी हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो हमने इसको, लेकिन कन्विंस करने में हमको 3 साल लग गया। 3 साल लगा। किसको कन्विंस करने में? जाकिर खान को, फाउंडर को कन्विंस करने में 3 साल लग गए। 3 साल लग गए। इसको ऑफिशियली हमको जाना है कर, क्योंकि कैसा था कि अच्छा, लोगों को ना लालच आ जाती है। लोग जो साथ में रहते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि ना बहुत आ रहा है, ये खा जा रहे हैं। ये तो मतलब एनजीओ स्कैम ये तो बताया जाता है। तो ये कॉमन है। अगर कोई बाहर से देखेगा ना तो उसको ऐसे ही लगेगा, जब वो कर देखेगा तो उसको पता चले कितना जेब का जाता है। देखिए, अगर मैं कैलकुलेशन को जितना आप बताया तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों का तो बैंड में 2-3 बंगलों तो होना चाहिए मन्नत के आजू बाजू। अल्लाह की जितने आप दुआ करके हो जाएगा। मेरा खुद का घर भी नहीं है। और आप कितने साल से एनजीओ चला रही हो? और हम तो साथ में 2011 से जुड़े 11 से है, मतलब 14 ईयर्स से है। तो इसका जवाब साफ मिल सकता है। आई थिंक हर कोई वैसा नहीं होता है माशाल्लाह। ये एक्चुअली एक्टिंग बहुत अच्छी है। ओके, फिर कंटिन्यू, फिर क्या हुआ? तो फिर वो जब 2003 साल लग गया हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कन्विंस करने में बहुत टाइम गया। फिर सडनली कुछ अच्छे लोग साथ में जुड़े हुए थे। अल्लाह मोहसिन भाई को जन्नत नसीब करे, वो हमारे भाई थे। उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दिया और हमने 2014 में ऑफिशियली। मोहसिन भाई कहाँ से थे? मोहसिन भाई मुमरा से थे। मोहसिन भाई मुमरा से थे। वो रहते थे भारत नगर में, लेकिन वो बाद में मुमरा शिफ्ट हो गए थे। लेकिन कुछ भी काम पड़ता तो जाकिर भाई के कॉल के ऊपर मुमरा से वो भारत नगर आ जाते थे। और पूरा नाम क्या था? मोहसिन? मैं तो मोहसिन भाई बोलता था, आगे का नाम तो मोहसिन सैयद था। उनका नाम अब्दुल सलाम था। हाँ,
बट हम लोग वो मोहसिन, लोग मोहसिन नाम से जानते हैं। अच्छा मैं तो मोहसिन भाई बोलता था। आई थिंक वो तो- तनवर नगर साइड में कहीं रहते थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो न्यूज़ से कनेक्ट भी थे। और बहुत यंग एज में आई थिंक यस यस यस, उनका तो सडन वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग बहुत था। बड़ा बहुत बड़ा। मतलब हाथ पैर जगह पे एकदम मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या होगा करके, लेकिन वो भाई तो वो भी एक बैकबोन थे फाउंडेशन के, रेड बॉय बिल्कुल फाउंडेशन बिल्कुल के। बिल्कुल। जरूर। हमारी जो Initial stage पे। जो मैं ये 2011 से 2014 की जो जर्नी है ना, जो उसके उसमें थे। बाद में मोहसिन भाई वहाँ पे एक Major पिलर थे role हमारे। मोहसिन भाई के साथ इब्राहिम इब्राहिम शेख भाईजान। है, इब्राहिम भाईजान बोलते हैं उनको। वो और मोहसिन भाई, ये दो लोगों की मुझे जहाँ जहाँ मैं फंस जाता, मुझे लगता हाँ। कि करना है नहीं करना है, तो वहाँ पर मैं इन दोनों से बात करता। और अच्छा। ये दोनों मेरे लिए अवेलेबल होते, और ये लोगों का एक बहुत बड़ा हमारे इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा। योगदान बड़ा रहा रोल, ओके। है। क्योंकि मैं जहाँ डिस्टर्ब होता, मुझे लगता और काफ़ी वक्त तो मुझे ये लगा कन्विंस करने में इनको कि अकाउंट्स ओपन करने में, क्योंकि हमारा मकसद ही नहीं है और हमें उस जगह जाना नहीं है। तो हमारा रेड बॉयज़ का अकाउंट कब ओपन हुआ है, शाहनवाज आपको बताएं। एक्चुअल में ना कैसा था, हम तो 2014 से काम करने लग गए, लोग कनेक्ट होते गए हमारा काम देख के। देखो पहले जो इंस्टाग्राम तो अभी एकदम हाँ, ट्रेंड में आया, हाँ। हम लोग फेसबुक के दौर से काम कर रहे हैं। फेसबुक अच्छा। जब वो ट्रेंड में चलता था ना, जब इतने इतने लाइक आते थे, तो जब हमारे फोटो जाते तो लाइक आते, लोग कहाँ से फोन कर रहे, भुसावल से फोन कर रहे, हैदराबाद से फोन कर रहे कि हमको आपके साथ में काम करना है। और हमने स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया हमने हैदराबाद के अंदर कम से कम 5 से 6 मेडिकल कैंप कर चुके हैं। अरे वाह। हैदराबाद में हमने, दिल्ली में काम किया, हमने कलकत्ता में काम किया Lawyers हमारी की टीम team के साथ। फिर टाइम जैसे जैसे जाते गया तो फिर हमने को बाउंड्री बिल्ड्स करना था। अच्छा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग है ना जो काम आता था वो कर रहे थे, वो कर देते, हाँ, ओके। तो फिर कोई हमने प्लेटफॉर्म नहीं था अपने पास। प्लेटफॉर्म तो था, हमको क्या था उनके ये काम हाँ कर देंगे, ये काम नहीं कर मतलब एक देंगे। पर्टिकुलर काम करना वैसा नहीं था। फोकस नहीं था, फोकस नहीं था। हमने एरिया को कोर एरिया बिल्ड नहीं किया था। ओके, कोर एरिया बिल्डिंग हाँ, है। हमने 2016-17 के अंदर हमने बैठ के हमारी टीम के साथ में हम लोगों ने 3 मेजर टॉपिक्स के ऊपर हम काम करें करके हमने डिसाइड किया। जो पहला था शिक्षा, रक्षा एंड सुरक्षा। शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन, रक्षा, सिक्योरिटी। रक्षा सिक्योरिटी और सुरक्षा भी वही उसमें आता है। लेकिन कैसा है, हमारा जो मकसद था, हमने 3 कोर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, रक्षा, शिक्षा, शिक्षा, रक्षा एंड सुरक्षा। ओके। तो शिक्षा के अंदर हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हमने 2019 के अंदर इसको वजूद में लेके आया, 2019 में, और इसको जो स्टार्ट किया मिड लॉकडाउन के पीरियड के अंदर। अच्छा। और उसके बाद में हमारा पहले से चलता बीच क्लीनअप्स हो गया और ट्री प्लांटेशन हो गया। और हमारा मकसद क्या था, जाकिर भाई का यही बोलना था, झाड़ वहीं लगाओ जहाँ हम पानी दे सके। एक पेड़। झाड़ लगाना मकसद नहीं है, उसको पौधा संभालना लगाना है, पेड़ बनाना है, हमारा ये कॉन्सेप्ट था। ये पौधा हमें लगाना है, हमारे, पेड़ बनाना है। पीर साहब जो है हमारे, उनकी तरफ से मिला है, दावत इस्लामी की तरफ। हम लोग ये सारी चीज़ पे काम करते ही थे, बट उसको प्रैक्टिकली हमें जब पता चला कि पौधा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर हम लगाने के बाद उसकी देखभाल कर सकें। Okay. सिर्फ लगा देना, बहुत से होते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे भाई एक तहरीक से जुड़े हैं तो उनका मसला ये था कि इनका कि एक पौधा लगा देना, उसको पेड़ बनाना, तो पौधे वहीं लगाओ जहाँ पे पानी डाल सके। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। इंशाल्लाह इस पे हर कोई वर्कआउट कर सकता है। इस पे हम लोगों ने एक है ना, हम जब इनिशिएटिव को शुरुआत की तो हमने एक इसका नाम रखा, ये इनिशिएटिव का, एक पेड़ मेरा भी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच ये थी कि बाइक है मेरे नाम पे, घर है मेरे नाम पे, और गाड़ी है मेरे नाम पे, बहुत सारी चीज़ें हम अपने नाम पे खरीदते। और हम लोग इसकी वैल्यू कब आई हमारे को, जब कोविड आया, हाँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही, जहाँ से सांस मिल रही है हम उसकी कदर नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, हमने इनिशिएटिव निकाला कोविड के बाद में कि अब से हमारा इनिशिएटिव का नाम होगा एक पेड़ मेरा भी। तो जब भी मैं मेरे नाम पे पेड़ लगाऊं और उसको मैं बड़ा करूं, क्योंकि मैं ऑक्सीजन वहीं से ले रहा हूँ, और गिव बैक टू सोसाइटी करना है ना कि नहीं करना है। और साथ साथ में जैसे पेड़ लगना ज़रूरी है, ये हमारी मुंबई की ब्यूटिफिकेशन में भी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन भी मिलता है, और हमारे जो परिंदे, चिड़िया, ये सारी चीज़ होती है। बट आजकल तो बिल्डर लोग तो पेड़ काट के बिल्डिंग बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में जाकिर भाई ने और इसको हमने, concept अच्छा मेरा बर्थडे जिस टाइम पे आता है, बहुत गर्मी होती है, अप्रैल में आता है, तो मैं बर्थडे को बनाने का एक तरीका ही अलग हर साल चेंज करता हूँ। इससे तो दूर रहते हैं हम केक्स और ये सारी चीज़ से। तो हम उस वक्त है ना, हम हर घर पे ना, हर छत पर मिट्टी के बाउल्स होते हैं ना, वो देते हैं। वो मिट्टी के बाउल्स में पानी रखने के बाद वो ठंडा ही रहता है। तो ये चिड़िया है, ये बेजुबान जानवर है हमारे, जो आपसे घर आके मांग नहीं सकते। तो हमारा मकसद होता है कि उस वक्त एक अच्छी शुरुआत अच्छे दिन के साथ छोटी छोटी की छोटे जाए। छोटे initiative। तो हम ये हर जगह पे वो बाउल्स रखते हैं और घर घर जाके देते हैं, अपने छत पे रखिए और आप लोग अपने घर में डेली
या 2 दिन में एक बार आप ओके, लोग पानी डालें। करंटली आज की डेट में आप लोग का फोकस कौन से मिशन पे, मतलब क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है जो रेड बॉय फाउंडेशन की टीम काम कर रही है? कैसा मतलब लॉन्ग टाइम गोल या शॉर्ट टाइम गोल? दोनों ऑप्शन देखो कैसा है मालूम क्या, सबसे पहला तो हमने जो अभी सेंटर्स हमारे जो चल रहे हैं, basically सेंटर्स चल रहे हैं। हमारा भारत नगर में ना एक सेंटर चल रहा है सेंटर्स जिसमें लगभग 220 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। सुबह में 10 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक सेंटर चालू रहता है और एक भी दिन छुट्टी नहीं है, संडे भी। 220 स्टूडेंट्स आपके सेंटर से पढ़ते हैं रेड बॉय फाउंडेशन के। यस रेड बॉय फाउंडेशन सेंटर ये एजुकेशन हुआ? ये एजुकेशन पर्पस के लिए हुआ। अब इसके अंदर हमारा 3 जगह पे काम चल रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए। एक प्रोजेक्ट के अंदर शिक्षा के अंदर, इसमें से एक तो मैंने आपको बता चुका भारत नगर। रक्षा के अंदर जैसे हमने ट्री प्लांटेशन की मैंने बात की, तो जाकिर भाई होल एंड सोल वो उसको देखते हैं। हाँ। अच्छा। हमारे यहाँ पे बीएमसी स्कूल है, उर्दू स्कूल। BMC उर्दू स्कूल। हाँ, उसके अंदर उसके ग्राउंड के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा पेड़ हमने लगाए और उसको डेली वो जब भी टाइम मिलता है वो वहाँ जाकर उसको पानी देना। आज भी आज भी अब वहाँ ये बच्चे करते भी है, कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं, बट काफी पेड़ ऐसे जो पौधे से आज पेड़ बन गए। हाँ। कुछ फल भी देने मतलब आप लगे। सिर्फ बोल रहे नहीं हो, करने वाले लोग हैं। सर आपको एक बात बताऊं मैं, अगर आप वहाँ जहाँ साथ में जाओगे ना जब स्कूल में, और वो जो पेड़ को देखोगे ना, जो पेड़ पे उंगली रखोगे ना, कौन सी डेट में लगाया था और कितने साल का हो गया वो भी बता देंगे जाकिर भाई। अच्छा। हाँ उसके सारी हमारे पास फोटोज भी है। जी, और मैं इसमें एक ऐड चीज़ करूंगी कि जैसे आपने बोला कि गोल्स के बारे में, हाँ। तो जैसे शिक्षा, रक्षा, सुरक्षा 3 हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये तो जाकिर और शाहनवाज ने सिर्फ बांद्रा के बारे में बताया कि हम ये कर रहे हैं, जबकि ये प्रोजेक्ट्स हमारे अलग जगहों पे भी चल रहे हैं। अच्छा। जैसे शिक्षा के अंडर अगर आप देखो, वो सेंटर तो है हमारा, हाँ। एक रेप्लिका, उसको हमने पहले बिल्ड किया क्योंकि पहले अपने घर में रोशनी करने, बाद में बाहर जाना है, बराबर। जाकिर का कंसेप्ट है। बहुत तो अच्छी ये बात सब चीज़ें थॉट्स हमें उसने ही इनकलकेट किया है जब हमने उससे बात की है, क्योंकि लीडर्स ऐसे ही होते हैं ना। बराबर। तो उसके बाद हम मिड कोविड में 2019 में अगर मैं बोलूँ कि हम मुंबई में बहुत कुछ मिल रहा था हमको, मिड कोविड यानी 2020 होगा। हाँ 19-20 के बीच में तो बहुत कुछ मिल रहा था क्योंकि हम शहर में थे। लेकिन आदिवासी पाड़ास, करजत, वहाँ पे तो कोई देखने भी नहीं जा रहा था कि लोग हैं भी या नहीं। करजत में हमारे पास अभी 8 आदिवासी पाड़ास हैं। आदिवासी तो पाड़ा मतलब क्या पाड़ास, होता है? वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनका एक कम्युनिटी है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे उनको पता नहीं एजुकेशन क्या है, खाना क्या है, उनके साथ जो राशन मिलता था उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। तो रेड बॉयज फाउंडेशन वहाँ तक पहुँचा, उनकी सैनिटरी नीड्स क्या है, उनका राशन क्या है, उनके लिए कपड़े कैसे पहुँचा है। तो उसके साथ साथ एजुकेशन पे, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनका एक रिसोर्स सेंटर वहाँ पे क्रिएट करके देना, उनको एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी करजत में बीकेसी से करजत। उसके अलावा दहानू में हमारे पास आश्रमशाला है, तो 1500 बच्चे वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे हमने अपना शिक्षा का प्रोजेक्ट शुरू किया, काउंसलिंग, मेंटोरिंग एंड गाइडेंस। तो ये एनजीओ कोलैबोरेट करके करते हैं या? पहले इनिशियली हमने रोटरैक के साथ कोलैबोरेट किया था, लेकिन पिछले 2 सालों से हम उसको इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं। क्योंकि देखिए फंड्स कभी कभी आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर वो बंद हो जाए तो हमने यही सोचा था कि इनिशिएटिव बंद नहीं करेंगे, कैसे भी करेंगे। और आपको पता है दहानू जाने आने के लिए 6 घंटे लगते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ हम लोग हर महीने में 2 बार जाते हैं। अरे बाप रे। हमारी पूरी टीम जाती है, हम वहाँ पे मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों तक ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये शिक्षा, रक्षा के लिए बीच क्लीनिंग भी है, हमारा क्लीनिनेस ड्राइव भी है और ट्री प्लांटेशन भी है। उसकी एग्जाम्पल तो हमारे पास है। उसी को हमने करजत में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं था, तो वहाँ पे हमने ट्री ऐसे लगाए कि जो 3 साल में फल देंगे, तो वो दे कैन सेल दैट फल। अरे वाह। तो ऐसे अर्न कर सके, क्योंकि कम्युनिटी उसमें कमाने का जरिया नहीं है उनके पास, तो उनको हाथ गाड़ी देना, ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना जिसकी वजह से वो कंप्लीट हो सके। थर्ड इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप बोल रहे थे लड़कियों की बात, तो सुरक्षा जो है मेन फोकस करता है हमारा सैनिटरी एंड हाइजीन। तो जिसमें अपना मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन है, ब्रेस्ट कैंसर है, जिसपे बातें नहीं होती। जैसे हमारे पास थैलेसीमिया है, जिसके बारे में, जो ब्लड डेफिशिएंसी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, अवेयरनेस करते हैं और लोगों को इंडिपेंडेंट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है मुझे ऐड करनी। अभी आपने जो बोला, तो अकॉर्डिंग टू मी यू बिलीव सैनिटरी हाइजीन इज अ टैबू। हाँ है, बहुत बात। एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली मैन को समझना चाहिए। मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे घर में है, अभी हर किसी की फैमिली कंप्लीट हो ज़रूरी नहीं है। अगर एक फैमिली में ऐसा है कि अम्मी का चलो इंतकाल हो गया है, बच्ची अभी 14-15 साल की उम्र में है और बाप है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में कभी बच्ची को मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो अब टैबू ऐसा है कि बाप अगर उसमें शर्मा शर्मी करेगा तो बच्ची बोले किसको? पहली बात वो नहीं बोलेगी। और आपको पता है बहुत सारी डेथ
आज भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन नहीं होने की वजह से होती है, महिलाओं को टाइम पे चीज़ें नहीं मिलने की वजह से होती है। तो इसीलिए मैं तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे वो बॉयज़ हो, चाहे मैन हो, चाहे ओल्ड एज में, ये टैबू हटाइए, ओपनली बात कीजिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो समझदारी लीजिए, आप समझ के लीजिए कि क्या चीज़ें होती है, आपके बच्चे आपसे एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकें और हम उनको हेल्प कर सकें। कुछ नहीं करना है ना, आपको सिर्फ मेडिकल से चीज़ें ला के देनी है, उतना कंफर्टेबल होना चाहिए बाप बेटी में भी। अच्छा। तो मुझे लगता है ये माहौल हमको, और इसमें एक रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करूँगा, आप बाय प्रोफेशन क्या हो? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ बाय तभी प्रोफेशन। मैं वरना साइकोलॉजिस्ट बीइंग अ मुस्लिम वुमेन इतना ओपन आना, आई डोंट थिंक सो कि ये हमारे घर में पॉसिबल नहीं था है। ना बचपन में, हाँ, तो मुझे किसी ने जो चीज़ फेस किया होता है ना, तो उसके बारे में वो खुलकर बात कर यहाँ पे सकता सब है। तीनों भी बहुत फेस करके बैठे से। हम चाहते थे, जाकिर का हमेशा से था, मैं जाकिर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमेशा इसने हमको गाइड किया है। हाँ। तो उसने हमेशा बोला कि जो हमको नहीं मिला ना, वो नेक्स्ट जनरेशन को मिलना चाहिए। ये नहीं, मैं हमारी तो जिम्मेदारी एनजीओ को जब मैं पढ़ा था कि एनजीओ इज अ स्कैम, एनजीओ से लोगों के घर चलते, तो मेरे को तो लगा था आप लोग बैंड स्टैंड पे बैंगला वंगला होगा, आप लोग घर रहते होंगे, तो मेरे सोच- दिमाग में तो ये था। आज हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? लोगों की सोच को चेंज करने के लिए। हाँ, होता होगा, नहीं 100 हाँ। 5 उंगली अपने हाथ में बराबर नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ऐसा नहीं बोल सकते, होता होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हम बता सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हम नहीं कुछ कर देखो, सकते। लोगों का काम यही, अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, ये तो उनका काम है। सो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि रेड बॉयज़ फाउंडेशन की जो टीम है वो थोड़ा सा एक्चुअली एनजीओ के लिए काम, एनजीओ के अच्छे एनजीओ में काम करने में शामिल है। बॉम्बे में ऐसे बहुत सारे एनजीओज होंगे जो स्टार्ट होते हैं, इनफैक्ट आपका भी होगा, बड़े बड़े एनजीओ जो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट ऐसे से कम हो जाते हैं। और जहाँ तक मुझे थोड़ा सा स्टडी मैंने किया हूँ आपके बारे में, तो आप लोग की टीम तो पहले बहुत बड़ी थी, फिर अचानक ये सिंक्रोनाइज कैसे हो गई? अच्छा सवाल है ये आपका। देखो कैसा है, पत्तों ने रंग बदला तो वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और दूसरी रही बात लोगों की, देखो खिदमत खल्क करना है, हमारा मकसद है लोगों के लिए काम करना है। हमारा टैग लाइन है वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। और हमारा मकसद गोल सेट है कि हमें लोगों के लिए काम करना है। लोगों के तो लिए काम करने के लिए मुझे पता है कि किस तरह से मुझे वक्त देना पड़ेगा, मेरे जेब से पैसे देने पड़ेंगे, जहाँ तक जो भी चीज़ होगा। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से सोचा समझा, जिसकी अपनी अपनी फैमिलीज़ है, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो काम करने में हर एनजीओज़ में बेसिकली अगर 10 लोग हों 15 लोग हों, काम 4-5 ही लोग करते हैं जिसको इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्टेड ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा काम होगा। तो मैं इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा लोगों को कि फाउंडेशन बनाना बहुत इजी है, बट स्टार्ट करने के बाद लोगों को लगता है सही गाइडेंस नहीं मिलती है। हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट ये हम लोगों ने लोगों उस्तादों से नहीं सीखी है, हालातों से सीखी है। तो मैं इस बारे में लोगों को बताना चाहूँगा कि इतने लीडर्स क्रिएट करना है, मेरा मकसद है कि मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता हूँ। तो जहाँ पर हमारी टीम नहीं पहुँच पा रही है, मैं नहीं जा पाऊँ, तो वहाँ पर हम जाके लोगों को सही गाइड करें कि आपके एरिया में एक्चुअल नीड ये है, आप लोग करो। कई लोगों के कॉल्स आते थे मुझे कि मुझे ज्वाइन करना है आउट ऑफ मुंबई के, तो मैं बोलता था हमें कोई बड़ी टीम या कोई पार्टीज तो बनानी है नहीं, तो आप लोग काम करिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा। प्रॉपरली। तो इस तरह से ये काम करने का हमारा जज्बा था। और साथ साथ ये मेरा एक हमेशा से मानना रहा है कि दुआ, खिदमत करने से दुआ मिलती है, तो दुआ कमाने में लग जाए, क्योंकि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा भी काम नहीं आता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइज देखा है, बहुत सारी बीमारियों में देखा है, तो वहाँ पर वो पैसे तो खर्च कर सकते हैं, खाने के लिए बहुत कुछ होता है, हेल्थ इज वेल्थ, बट उनके पास दुआएं नहीं होती है लोगों की सही वक्त पे। अगर हम तो दुआओं ऐसा के काम लिए करो कि अगर- दिल से दुआ निकले, वो है ना, ऐसे काम। किसी को बोलो दुआ से के लिए बेटर ये कि कुछ ऐसा करो कि लोगों के दिल से दुआ निकले। ओके, जाकिर भाई ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए क्या करते हैं? एनजीओ रन करते हैं या बाय प्रोफेशन आप क्या है? बाय प्रोफेशन में बैंक जैसे अकाउंट्स मैनेज करता हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और साथ साथ सर्विस भी किया है मैंने। अच्छा। और अभी मेरे साइड में कहीं इन्वेस्टमेंट भी है, तो हमारे काम अपनी जगह चलते हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमें आती है, जैसे कि मतलब लोग कई किस्म की बातें करते हैं। लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं वो एनजीओ से कनेक्ट होती है, बट हम लोग, हमारे ये दोनों के रास्ते अलग हैं। अच्छा। तो पॉलिटिकली हमें पहले लोगों को लगता था कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, मैं सारे पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं बोलूँगा, सारे पॉलिटिशियंस लगता था कि यही सोशल वर्क करते हैं, यही खिदमत करते हैं, बट एक्चुअल में कुछ कुछ जगह पर मैंने फेस किया है, तो ये सोशल वर्क नहीं करते, ये शोषण वर्क करते हैं।
सोशल वर्क नहीं करते, क्योंकि सोशल वर्क करते। हाँ, ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ मैं समझ जो गया। मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ ही लोगों के लिए था इंसान का एक एक्सपीरियंस होता है उससे। यस। तो बहुत डिफिकल्टीज आई है, टांग खींचना और काफ़ी चीज़ों को लेकर। तो हमने सोचा कि हमें तो अल्लाह को राज़ी करना है, लोगों की दुआएं लेनी है, तो हमने हमारे काम को रोका नहीं है। और साथ साथ डिफिकल्टीज और काम तो बहुत है। तो समझ मेरा गया। हमेशा से मानना ये रहा है कि इतने लीडर्स बना दूं कि मैं हर जगह हम नहीं पहुंच पाएंगे, वो लोग काम करें। जैसे अभी ब्लैंकेट और ठंडी विंटर का सीज़न था, तो हमें लगा कि इस बार एरिया में बहुत ज़्यादा रास्ते में हम लोग रात में निकलते थे 2-3 बजे, ऐसे हमारे 5-6 फेस होते थे, वीक में एक बार हम निकलते थे। तो जो रास्ते पे कोई प्लास्टिक ओढ़ के सोए हुए, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है। और कई ऐसे मसले हमने देखे कि आप लोग देखोगे तो आँख से आंसू आ जाएंगे। तो हमने निकले, क्योंकि वो नेचुरल है, क्योंकि लोगों के पास नहीं होगा तो वो तो प्लास्टिक ओढ़ के रहेंगे ना। हम जाके उनको ब्लैंकेट पता नहीं चलेगी, और जो हम यूज़ करते हैं ना घर में 500-600 वाली बेस्ट क्वालिटी हमारे वीडियोस पर होगी, वो वाली हम उनको करते हैं। तो इसमें हमारे कई कोलैबोरेशंस होते हैं। जैसे फरहान आज़मी जो हमारे बड़े भाई है, उनका फाउंडेशन है, वो पॉलिटिकल ही है बट उनके फाउंडेशन है फरहान आज़मी फाउंडेशन, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और राहुल कनाल फाउंडेशन, और क्या नाम? ये राहुल कनाल, ये आई लव मुंबई फाउंडेशन है इनका। I Love Mumbai। ये पॉलिटिकली शिंदे सेना में है। और जहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि आज तक हमने जितना भी यहाँ तक हमने सरवाइव किया है, ये मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, हमेशा से बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, काफ़ी साल से। जहाँ हमें थोड़ा सा भी डिफ़िकल्टीज आती रही है ना, तो हमारे लिए गाइड करना और काफ़ी जगह सपोर्ट करना। तो मैं हमारे सरवाइव करने के अंदर ये सपोर्टिव को मैं ऑल द टाइम हमेशा से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत सपोर्टिव मानता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमेशा। और एक सीमा सिंह हमारी दीदी है, उनका मेगा श्रेय फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है लोग। ये लोगों को देखकर भी हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, भले तो ही ये हम- सब एनजीओ से कनेक्टेड, आपने जिन जिनके नाम लिए हैं, जी, ये सिर्फ आप एनजीओ से कोलैबोरेट है Yes, आप लोगों yes, का। yes. ओके, अब जैसे नीलोफर आपा जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, एंड जाकिर भाई अकाउंट से, इनके अलग अलग इन्वेस्टमेंट का मामला है। अब शानद भाई आप क्या करते हैं फॉर अर्निंग? देखो बेसिकली मैं जो मेरा बाय प्रोफेशन जो है मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन हूँ। अरे वाह। हाँ, और हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट्स है और पार्टनरशिप्स है हमारी। जैसे जाकिर भाई और मेरी पार्टनरशिप में हम लोग एक पाठशाला एंटरप्राइज चला रहे हैं, जहाँ पे हमारी एक स्टेशनरी शॉप है, जेरोक्स वगैरह वो है, और कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स है हमारे। बट मैं ना इंजीनियर काम करते करते मुझे सोशल वर्क का बहुत बड़ा कीड़ा था। सोशल वर्क का कीड़ा था। हाँ, अच्छा, कीड़ा था नहीं, कीड़ा है। तभी यहाँ बैठे हुए, यहाँ जितने जो है ना, हमको लोगों की खिदमत करने में मजा आती है। मतलब काम करो, लोगों की जो, देखो क्या होता है मालूम क्या, काम करने में अगर किसी बच्चे के चेहरे पे आप अगर स्माइल लेके आ गए ना, तो आपकी ना रात अच्छी हो गई, सुकून से नींद आएगी रात में, कुछ अच्छा करके आए। तो ये वाला फेज़ मेरे अंदर है और हम सबके अंदर है, तभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। और घर वालों को सबसे बड़ा सपोर्ट है। देखो कोई भी काम करने के अंदर सबसे बड़ा आपका घर वालों का सपोर्ट होता है, क्योंकि आप लुटा रहे हो, हाँ, आप लुटाने का काम कर रहे हो, और कोई भी फैमिली है ना अलाउ नहीं करेगी। लुटाने से मतलब आप लोगों को तो गवर्नमेंट फंडिंग करती है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, ये यही तो मिथ्स अरे है। मैं तो सुना एनजीओ को तो फंड आते हैं बाहर से, बिल्कुल बड़े-बड़े बिल्कुल आते होंगे, फंड बिल्कुल आते होंगे, उसमें नो डाउट। बट हम लोग नॉन फंडेड है, अच्छा, हम फंडेड नहीं है, हम नॉन फंडेड है। हमारे जितने भी जाकिर भाई ने, आप ये ऑन एयर बोल रहे हो? बिल्कुल ऑनर बोल रहा हूँ मैं, इसमें कोई पक्का छुपाने की है? राय आप लोगों को कोई फंड नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट है। से तो सपोर्ट होता रहेगा ना, नहीं मैं तो होता सुना है, वो लोग नहीं आपको, नहीं होता है। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी आपको? आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो नहीं ना? नहीं, वो तो आपको, आप कर रहे हो, आपकी चाह है करने की, आपकी खुशी है वो। हाँ, गवर्नमेंट वही इन्वेस्ट करेगी जहाँ पे गवर्नमेंट का फायदा होगा। बट अभी मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे मैं धानु में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने दिल से काउंसलिंग करने वहाँ बच्चों के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे क्या फंड करेगी वो गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी लाइट के लिए वो तो या चल उसके रहा है, लिए? वो जो दे रही है वो दे रही है, ये तो हमारा काम है, अच्छा ये हमारा शौक है। हाँ। हम करने, हमारे शौक के लिए वो पैसा क्यों देंगे? अच्छा, तो ये आप लोगों को फंड नहीं आता नहीं है? आता है, नहीं आता आप ये अब तक जो कर रहे हो सेल्फ फंडिंग? ये सेल्फ फंडेड।
ये जो आपने जाकिर भाई ने कुछ लोगों का नाम लिए, जैसे कि फरहान रेड आजमी वॉइस भाई, फाउंडेशन का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये सेल्फ फंडेड है। ये ऑन एयर बता रहे हैं कि इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। Yes. दे आर सेइंग उन्होंने कोलैबोरेट किया है, और जिन जिन लोगों से कोलैबोरेट किया उनका नाम तक लिया है, ऑन एयर लिया है, ठीक है। इनका किसी पॉलिटिकल से कोई वास्ता नहीं, जस्ट इसे, बट दे आर सेल्फ फंडेड। और वो आज या कल से नहीं, जो साल उन्होंने बताया, आप एक बार वापस रिपीट करके देख लेना जी शाहनाज भाई। 2000 अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, जाकिर भाई ने नाम लिया फरहान आजमी फाउंडेशन, इनके साथ में काम करते हैं तो हम काम करते हैं, अच्छा, फंड्स उनके होते हैं, काम हम करते हैं। ओके। आई लव मुंबई फाउंडेशन, कुछ भी जहाँ पे कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ आ गया, जैसे कि जाकिर भाई ने बोलने से हो गए, मैं बता दूँ, वर्ल्ड कप का मैच आपने देखा? नदीम भाई आपसे मेरा सवाल है, वर्ल्ड कप का मैच आपने देखा? ये इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ, आप उसको मैच देखने स्टेडियम में गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गए थे ना। तो राहुल भाई ने हमारे 150 बच्चों को वहाँ पे मैच दिखवाया। वानखड़े में हमने राहुल कनल जी, और साथ साथ में उनके लिए बस भी हमारे घर से आकर यहाँ से लेकर गई है, और अंदर खाना खाना और बच्चों को एंजॉय ये करना। उनका इनिशिएटिव। और जबकि मैं बोलता हूँ कि कई हज़ारों में टिकट्स होगी। वर्ल्ड कप का मैच, हाँ, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था। वो आप लोग की Live बच्चों की देखे टीम ने, Yes. तो आप लोग ये 150 बच्चे क्या है, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, हमारे शिक्षा प्रोजेक्ट के जो बच्चे अब जाकिर भाई बात कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि ये हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो बेनिफिशरीज जैसे शिक्षा में जो हमारा पहला एजुकेशन जो पार्ट है, उसमें जो शाहनवाज ने बोला हमारा सेंटर चलता है, तो वहाँ पे जो एजुकेशन में ये 220 से करीब जो बच्चे हैं, वो बच्चों की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक मकसद इसमें ऐड करूँगी कि शिक्षा का मीनिंग सिर्फ एजुकेशन नहीं है, Okay. क्योंकि हम बिलीव करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट पे। Okay. क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट कब आता है बच्चे का, कि सिर्फ एजुकेशन पढ़ाई 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 नहीं चलेगा, उसमें स्पोर्ट्स जरूरी है। तो हमारे फाउंडर स्पोर्ट्स के बहुत स्पोर्टी पर्सन है, अच्छा। तो वो उनको बुक करवा के ले जाएंगे, उनको माइंड फ्रेश करने, और वो अच्छा इफेक्ट करता है। हमारे वहाँ पे आर्ट की पाठशाला होती है, जहाँ पे आर्ट की टीचर आके उनको आर्ट ड्राइंग सिखाती है। अच्छा। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी डे होता है, क्योंकि कोविड के बाद से रीडिंग बंद हो गई थी, तो हमने अपने इनकलकेट किया उसी रिसोर्स सेंटर में लाइब्रेरी। तो हम संडेज लाइब्रेरी डे और आर्ट की पाठशाला रखते हैं, तो हम पढ़ाई के साथ बच्चे को इंडिपेंडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ध्यान तो ये पाठशाला जो है, ये क्लास स्कूल चला रहे हो ये आप रेड लोग? बॉयज फाउंडेशन का ही पार्ट है, रेड बॉयज उसी फाउंडेशन का का एक एक पार्ट है। इनिशिएटिव। और अभी हमारा एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, और टैक ऑन व्हील। टाइकॉन व्हील। अभी हमने एक Tech इसके ऊपर Future मैं बात कर, projects। अभी आज जैसे हमारी ना meeting हमारा हमारा 2 मीटिंग्स हो चुकी है, हम एक एनजीओ के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, टेक ऑन व्हील। जैसे कि अभी कंप्यूटर लैब हमारे पास भी है, बट हम उतने बच्चों को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, तो एक बस आएगी वो एनजीओ की तरफ से, वो बस के अंदर पूरा सिस्टम होगा कंप्यूटर्स का, और हमारे बच्चों की रोज 2 घंटे की ट्रेनिंग Class होगी। ओके, टैक ऑन व्हील। टेक ऑन व्हील, हाँ, अच्छा, ये अच्छा। कभी हमने आज हमारा एमओयू साइन हो जाएगा, Yes. एनजीओ के साथ में कोलैबोरेशन हो जाएगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट। ये आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट में आ Yes, गया। मैं ये आ पूछने गया। था फ्यूचर प्रोजेक्ट में क्या प्लान है? बहुत सारे प्लान है। हमारा मकसद जो है ना, अभी हमारा मकसद है कि स्कूल खोलने का। स्कूल। Yes, स्कूल तो open। बहुत सारी है ना। बट हमारी स्कूल वैसी नहीं होगी। Unique होगी आज ना। हमारा जो सेंटर है ना, यूनिक है। आप इसको ना एक ना वो बोल सकते हो, एक बच्चों के लिए रिसोर्स सेंटर है। बच्चे जाना ही नहीं चाहते यहाँ से, 11 बजे भी नहीं जाना है उनको। नहीं जाना है यहाँ से। रात अपना के 11 वाला बजे? फीलिंग, यस हाँ, सर, प्यार मिला। ये अपना वाला फीलिंग है। अच्छा, इसमें कोई कम्युनिटी बैरियर है? नहीं नहीं, क्योंकि नहीं। हाँ क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, रेड बॉय फाउंडेशन भारत नगर और तीनों मुस्लिम से, तो इसमें यस, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ। मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी लाता हूँ। जैसे कि हम भारत नगर में काम कर रहे हैं, हमारा सेंटर एक भारत नगर में, तो यहाँ पे पूरे मेजोरिटी बच्चे जो आते हैं मुस्लिम आते हैं। इसमें हमारे परसेंटेज है, नॉन मुस्लिम बच्चे भी आते हैं हमारे साथ में, लेकिन जो मेजोरिटी जो है, हम जो सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ पे आते हैं। बट अगर आप चले जाओगे धानु के अंदर, तो वहाँ पे तो एक भी बच्चा नहीं है मुस्लिम। करजत में आप करजत चले जाओगे, वहाँ पे तो एक भी बच्चा नहीं है मुंबई में मुस्लिम। शिवाजी विद्यालय। मुंबई में काला चौकी में 2 स्कूल के साथ में हम काम कर रहे हैं, शिवाजी विद्यालय में, गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स एंड बॉयज। वहाँ पे तो मुस्लिम क्या बच्चा क्या नहीं। काम करते हैं वहाँ पर आप? वहाँ पे हमारा करियर काउंसलिंग, मेंटोरिंग, उनका प्रोग्राम चलता है पूरा साल भर का, 8वीं 9वीं और 10वीं के 10वीं बच्चे के के साथ में। तो 3 साल हम उनके ऊपर काम करते हैं। 10वीं में आने के तो उसके मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी Career काम ready करियर करवाते हैं करवाते future के हैं लिए। फ्यूचर के लिए। ये हमारा कहाँ चल रहा है? काला चौकी के अंदर 2 स्कूल है, शिवाजी विद्यालय। Okay. उसके अलावा फिर हमारा भी रिसेंटली हमने एक पाड़ा अडॉप्ट किया है। पाड़ा अडॉप्ट किया। पाड़ा मतलब उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर, ये पाड़े पे। यहाँ पे कैसे, अब पाड़ा, आप जो बोले थे ना पाड़ा क्या होता है, आप अगर मुंबई से बाहर निकल जाओगे 40 किलोमीटर के बाद में 20-20, 25-25 घर के एक छोटे से गांव होते हैं, ओके उसको पाड़ा बोला जाता है। ओके। तो ये ट्राइबल पीपल है, ये आदिवासी, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं।
और शिवाजी विद्यालय को मैं थोड़ा ऐड करूंगी, आज हम अच्छा, यहाँ बैठ ये के जैसे पॉडकास्ट शाहनवाज ने बताया आपको कि जो ट्राइबल्स पे हम बता रहे हैं आपको कांदीवली में, तो ये लोग ऊंचाई पे रहते हैं पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे हम लोग चलने जाते हैं तो थक जाते हैं, 3 स्टे करना पड़ता है, 3 हम लोग को 3 जगह पे रुक कर जाना stay पड़ता है। करके हमें ऊपर जाना पड़ता है। अराउंड 35 मिनट्स हमें लगते हैं वॉच देख कर नीचे से ऊपर जाने के लिए। और नीचे तो वहाँ पर ऐसी बच्चियाँ हैं जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, आपको कुछ क्लिप्स भी दूंगा। वो वहाँ पर वो सर पे रख के नीचे उतर रही है, और वो बेचने के बाद जब मैंने क्या सर पे? लकड़ियाँ वहाँ की जमा करके, वहाँ पे अर्निंग सोर्स नहीं है, हाँ। क्योंकि वो 32 समथिंग फैमिलीज है, और वो लोग एक कुआं है उसका पानी लेते हैं, वही पी के अब सर्वाइव कर रहे हैं। ये हम लोग मुंबई की बात कर रहे हैं। ये मुंबई की बात कर रहे हैं। और वो कुएं पे अभी जब लास्ट टाइम हम गए थे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वो कुएं को बंद कर दिया गया था क्योंकि पानी अब नहीं मिलेगा, सिर्फ 2-2 हंडा उनको पानी मिलेगा कुछ महीने तक जब बरसात नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ों पे सरवाइव कर रहे हैं लोग, ये हमारे मुंबई में, हमें पता नहीं है, लेकिन हम जाकर वहाँ पर भी जितना हमसे हो सकता है बच्चों के लिए कुछ बांट दे, कुछ प्यार मोहब्बत। और उनकी हमने एक सेंटर के लिए सोचा है कि एक बालवाड़ी बना दे वहाँ पर, और बालवाड़ी बनाने के बाद वहीं की कोई टीचर्स अरेंज करके दे दे कि वो उनको पढ़ाए, और वो बच्चे नीचे तो आ नहीं सकते तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनकी तो वक्त तो निकल जाएगा ना। तो कोशिश हमारा ये भी एक आने वाले फ्यूचर का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है काम हमारा। का। और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी है क्योंकि रेड बॉयज़ का विजन में ये है कि एजुकेशन भी देना है, प्रोटेक्शन भी देना है, मेंटल वेलबींग भी देना है। तो ये तीनों चीज़ें कवर करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ों पे साथ में शिक्षा, रक्षा, सुरक्षा। अभी आपने बताया कि बच्चे सर पे लकड़ी का हाँ। लेके Yes. नीचे जाती थी और वो सेल करके अर्न करती थी, और ये चीज़ जब बॉम्बे मैंने में ही पूछा हो तो रही है। मेरी भी आंख में आंसू थे हाँ। कि ये इतने ऊपर तक तो हम आने में तो हमारी ये आप हालत लोग है। को वहाँ पहुँचे कैसे, मतलब क्या किसी ने आपको गाइड किया वहाँ जाने के लिए, या आप लोगों को किसी ने कॉल किया, मतलब कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ पे ऐसे लोग रहते? अब जैसे मैं रहता हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। हालांकि देखिए हर काम के लिए ऊपर वाला चूज़ कर लेता है किसको क्या काम करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर काम के लिए जो होती है वो होती है नीयत। अगर आपकी नीयत में डेफिनेटली आप लोग बाय डिफॉल्ट पहुँच जाओगे, लेकिन सोर्स क्या था वहाँ तक पहुँचने का? अगर किसी को एग्जाम्पल रेड बॉय से ज्वाइन करना है या किसी को आना है, क्या उनके पास उतना फाइनेंस होना ज़रूरी है? तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर पहुँचे कैसा? सबसे पहले तो दिल होना ज़रूरी है, हाँ। दिल में नियत। चाहत होनी ज़रूरी जज्बा है। होना ज़रूरी है। और जैसा आपने पूछा था मुझसे कि आप लोग इतने सारे लोग थे रास्ते में, कुछ बिछड़ गए, तो देखो भलाई के और अच्छाई के रास्ते पे जब आप चलोगे ना, तो उस रास्ते पे ना भीड़ बहुत कम होती है। दोनों के रास्ते पे ना आपको सिनेमा हॉल पे और फजूल की जगह पे काफ़ी लोग मिलेंगे। तो अच्छाई करने के लिए अल्लाह ये भी किसी किसी को ये थिंकिंग देता है, सोच देता है। और हमारे अंदर ये थिंकिंग हमेशा से रही है कि हमें खुदा का खौफ होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब दुनिया में आते हैं, ये मेरा मानना है, मैंने सुना है हमारे उलमा से कि जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारी मौत और हमारा रिस्क ये तय हो जाता है। अब आपको हराम तरीके से लेना है या हलाल तरीके से लेना है, ये आप तय करो। मिलना उतना ही है, आप आसमान से कूद जाओ या ज़मीन में समंदर में गोते लगा लो, मिलना तुम्हारी नसीब का तय है। ये मैं आज आपके चैनल से ये बात, एक मैसेज बताऊंगा जो मेरे दिल में है। तो मैं ये चीज़ को सोचता हूँ, और गलत तरीके से लूँगा तो मेरे हिसाब से कट होगा। सही है। अच्छा, इसे मुझे मिलने ही वाला है, मेरा ईमान ये है। तो और उसके साथ साथ मुझे ये पता है कि मैं इसके अलावा अगर कुछ कमा सकता हूँ तो वो खिदमत खल्क करके लोगों की दुआएं कमा सकता हूँ, ये मेरे लिए बेनिफिट होगा। अब जिसको नहीं कमाना है वो नहीं कमा रहे, जिनको कमाना है वो कमा रहे। और हमारा गोल सेट है इतने लीडर्स बनाने हैं कि हर जगह पे लोग एक दूसरे की खिदमत करें और हाथ पकड़े, ना कि टांग खींचे। ओके। तो मेरा अगर किसी को समझो ज्वाइन होना है, किसी को ऐसा है कि भाई मुझे रेड बॉय फाउंडेशन ज्वाइन करना है, तो उसके लिए पैसे या फिर क्या करना पड़ेगा अगर किसी को कुछ करना है तो रेड बॉयज फाउंडेशन ज्वाइन करने के लिए तो बहुत easy। क्या क्या किस लिए ज्वाइन करना है रेड बॉयज? जज्बा है, जैसे आप लोग का जज्बा है, किसी का जज्बा है उसको खिदमत करना है। मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि रेड बॉयज फाउंडेशन ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने एरिया में अपने मर्जी के नाम से, अपनी पसंद के नाम से किसी भी तरह से ये चीज़ को स्टार्ट करें, और जहां आपको लगता है गाइड के लिए तो आप डेफिनेटली आपने जब काम रेड बॉय फाउंडेशन स्टार्ट किए थे, रेड बॉय फाउंडेशन, तो आप लोग कुछ हर्डल्स वगैरह आए रहेंगे? हाँ, अब तक आ रहे हैं और आते ही रहे, पूरी जिंदगी आ रहे हैं। तो अभी अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करता है फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग ने उस हर्डल्स का, उस क्वेश्चंस का आंसर निकाल दिए, तो हो सकता है, ये मेरी सोच है, उसको वो इजी पड़ जाए कि भाई देख यहाँ पर खड्डा, यहाँ मत जा। और मैं इस बारे में जितना एक्सपीरियंस किया है मैंने, तो इंशाल्लाह मैं
पूरी तरह से लोगों को गाइड भी करता तो हूँ। आप लोग कोई सेमिनार वगैरह रखते हैं इसके लिए? नहीं, अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि हमारे हमारे सेंटर पे लोग आते हैं देखने के लिए। आपका सेंटर जहाँ कहाँ पर? जाना है बैंड्रा बैंड्रा बीकेसी में, भारत नगर। भारत नगर बोलते हैं हम, बीकेसी नहीं, क्योंकि हम स्लम एरिया से आते हैं और हमारे लिए वो झोपड़पट्टी है, हमारे लिए बहुत, हम प्राउड से बोलते हैं कि हम वहाँ पर रहते, वहीं पर रह के वहीं से बड़े हुए। तो हमें खुशी है कि हम हमारी कम्युनिटी और हमारे एरिया के लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। वेरी नाइस। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं आप कर लोग। रहे मैं हैं। और एक हमारी चीज़- औकात तो कुछ ऐसी नहीं है कि जो भी करा रहा है अल्लाह करा रहा है। जरिया बना रहा है। बेशक। मैं एक चीज़ ऐड करूंगी, जैसे आपने पूछा कि रेड बॉयज फाउंडेशन से जुड़ना बेशक मतलब जुड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई आना चाहता है हमारे इनिशिएटिव से जुड़ना चाहता है, हम सोशल मीडिया पे बहुत प्रोमिनेंटली अवेलेबल हैं। तो आप लोग हमको रिसर्च कर सकते हो, हमको ढूंढ सकते हो हमारे बारे में, और कनेक्ट करके आप सेंटर भी आ सकते हो, और फिर आगे हम बात कर सकते हैं कि और कैसे हम आने करेंगे। वाले टाइम पे हमारा एक और भी प्लान है मेंटल हेल्थ के लिए। ये मेंटल Yes. हेल्थ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा, जैसे कि नीलोफर आप, जैसे आपको पता है ये काउंसिलर है, तो ये लोग जिस तरह बात करने के लिए जो चार्जेस लेते हैं, आपको पता है इसके बारे में? अगर ये 1 घंटा बात करें ना कहीं पर, तो 15 से 2000 चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ को हमने हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ पर इंटर्न्स Free आते हैं, कर हमने दिया। फ्री में दिया है इनको। पूरे साल हमारे यहाँ पे 17 to Mental health 18 पे काम इंटर्न्स होता है। होते हैं। ये हमारे आप free बच्चों of को हम cost फ्री में करते वहाँ पर देते हैं। हमारे पास पूरी टीम हमने ट्रेन करके रखी है, ताकि हमारे जो 10th एंड 12th के स्पेशली बच्चे, मैं एक एग्जांपल दूंगी खाली, कि हम हमेशा फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करते हैं कि Physical health। फीवर आया, बुखार आई तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे टेंशन में होता है तो उसको नहीं पूछते, बराबर। डिप्रेशन में होता है तो नहीं पूछते, एंजाइटी होती है तो नहीं पूछते, डर लगता है तो नहीं बता रहे क्या है डरना। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है कि मेंटल रेड बॉयज फाउंडेशन का एक इशू, ये एक मुद्दा ये भी है कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाए। इसीलिए भाई ने मेंटल हेल्थ की बात की। मेंटल हेल्थ, अगर दिमाग से इंसान ठीक रहेगा ना, तो फिजिकली भी ठीक रहेगा। अक्सर बहुत सारी और बीमारियां मेंटल ये लोग जो होते हैं ना, ये बिना दवा के डॉक्टर होते हैं मेरे हिसाब से, तो मानना है। बिना दवा के मेडिसिन नहीं देते हम। मेडिसिन नहीं देते हैं, बट बिना दवा के डॉक्टर है, क्योंकि हर जगह पे हमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं पे सपोर्ट। और आजकल के बच्चों को तो आई थिंक ये कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग का माइंड तो मोबाइलों ने बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे लेके जा addiction चुका और है। दूसरे नहीं, गलत रास्तों स्कूल्स पे। में ना कुछ स्कूल के अंदर काउंसलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो आप अगर कुछ ही। सीबीएसई स्कूल्स वगैरह में जाओगे, आप आईसीएसई बोर्ड के अंदर, वहाँ पे काउंसलर अवेलेबल होते हैं। बट बीएमसी में बीच में स्टार्ट हुआ था, बट वो डिसकंटिन्यू हो गया, आई थिंक सो। बट हम हमारे सेंटर पे हम दे रहे हैं। हम दे अच्छा, हमारा सेंटर, आप लोग का रेड बॉय फाउंडेशन का मिशन क्या है? मतलब क्या मिशन हो सकता है कि क्या करना है? जैसे एक तो मिशन समझ में आया कि हर गली में इनको एक अपना लीडर रखना है, ठीक है, और क्या मिशन है? एज अ शाहनवाज और नीलोफर या जाकिर ऐसा क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि रेड बॉय फाउंडेशन वो लेवल तक जाए, या क्या? हाँ, एक चीज़ मैं हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी एनजीओ से रिलेटेड मैं बताऊंगा। जैसे आपको पता है कि हमारा एक शिक्षा जो सेंटर है, हमने हमारे एरिया में देखा था बहुत बच्चे ड्रग्स एडिक्टेड हैं। ये ड्रग्स एडिक्टेड होने का इनका इशू मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इनके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है। अच्छा एजुकेशन नहीं है, ओके। उसके साथ साथ एजुकेशन नहीं है तो ये लोग, इनके पास काम नहीं है, ये फजूल दोस्ती में पड़े होते हैं, या तो अभी तो इंस्टाग्राम नहीं है, प्यार मोहब्बत और ये सारी चीज़ें, तो ये लोग, काम नहीं है, पढ़ाई नहीं है तो काम नहीं है, काम नहीं है तो डिस्टर्ब है, उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है तो ये लोग नशा करने लगते हैं, नशा करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है तो क्राइम होता है। तो हमने ये सेंटर इसलिए बनाया कि बच्चा पढ़ेगा, उसके पास अच्छी जॉब होगी, तो हम जितना हमसे हो रहा है छोटी जगह पर हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा आगे कि हर कोई अपने अपने एरिया में ये चीज़ को बढ़ावा दे। तो ये जो टैगलाइन हुई ना, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इंडिया, yes। है ना? और हमने एक टैगलाइन भाई ने दिए थे, नशे का जो वक्त था जब बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे थे, 14 साल से लेके 17-18 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे नशे में, तो एक आवाज़ नशे के खिलाफ हमने उठाई थी। एक आवाज़ नशे के खिलाफ। मैंने भी थोड़ा सा हाँ। होमवर्क किया था, उसमें मैंने एक देखा आवाज़ है। नशे अच्छा, मैंने देखा है आप लोग के पास बड़े बड़े, जैसे और भी मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूंगा जो रेड बॉय फाउंडेशन में आते हैं, तो उनको इनवाइट कौन करता है? आप या आप? नहीं, कोई इनवाइट नहीं करता है। देखो नदीम भाई, ये जो है ना, हम जो 2007 से लेकर 2025 की अभी जो चल रहा है, इसकी जो मेहनत है ना, जो काम देखकर हमसे जुड़ते हैं लोग। ओके। और मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला, वो ये था कि सोर्स कैसा था, पाड़ा पहुँचे कैसा? ये हमारे ना जो दिलीप सर है, दिलीप सर फ्रेंड है, एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी थे, और वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मराठी, स्पेशली मराठी के लिए अभी भी हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं, 100% रिजल्ट्स होते हैं। तो वो टीचिंग फील्ड में जब कनेक्टेड थे रेड बॉयज से, तो वो वहाँ से आते हैं, वो आदिवासी पाड़ा से आए हुए हैं, उन्होंने स्ट्रगल्स की है, हमारी जैसी स्टोरी है उनकी। तो उन्होंने हमसे कनेक्ट किया, उन्होंने हमको बताया कि ऐसी भी एक जगह है, वो भी मुंबई में, तो वो हमको वहाँ तक लेके गया, और उसके बाद हमने अब तक काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने मेरे को आपने हिरन तो आपने केज में देखा होगा,
हिरन तो बाहर वार के जाओ तो दिखता, बाकी बॉम्बे में मतलब आपने लाइव इतनी दूर पे देखा है? नहीं नहीं कभी नहीं देखा। तो जब हम संजय गांधी नेशनल पार्क जाते हैं ना पहाड़े में, तो हम इतनी दूर पे देखते हैं, लाइव देखते हैं, डियर लाइव देखते हैं, नेचर बहुत ब्यूटीफुल नेचर। मतलब आपको ऐसा नहीं अगर लगेगा कि हिरन आप है तो शेर मुंबई- और चीता भी तो होंगे। बिल्कुल टेनवा, यहाँ निडर बिल्कुल होके जाते टेनवे, हैं। बिल्कुल टेनवे। फिर भी वहाँ लोग सर्वाइव अभी मेरा लास्ट survive करते हैं, मेरा आदिवासी। लास्ट क्लिप आपको दिखाऊंगा मैं, रात में कुछ 7:30 बजे पूरा अंधेरा हो गया, जंगल के अंदर से जब निकल ये रहे लोग हम तो लोग, बाइक कार से आते हैं, हम लोग वॉकिंग आते हैं। हम लोग तो हाँ लोग वॉकिंग नीचे से ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, जाते जाकिर हमारे साथ चढ़ता है। मजा आता तो है मैं साथ बाइक में। पे जब आ रहा तो मेरे सामने हिरन भागते हुए दिखे, वो भी पूरा झुंड था। ओके अच्छा, अब ये हो गया जैसे भी आपने बताया आपको गवर्नमेंट से फंडेड नहीं आता है, एनआरआई वगैरह का फंड आता होगा? नहीं, अच्छा वो- आपके मतलब अकाउंट कौन मैनेज करता है, मतलब जो आता होगा अकाउंट में पैसा वो कौन देखता है? अकाउंट मैनेज करने के लिए हमने सीए को हायर किया है, बिकॉज क्योंकि कैसा होता है, आता नहीं है लेकिन उसको हमको गवर्नमेंट को सबमिशन देना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है। थोड़ा बहुत जो भी तो आप बोल रहे हो आपका अकाउंट ऑडिट होता है? जी बिल्कुल। एक बात तो पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग ने कि ये सेल्फ फंडेड है, इनको कहीं से ज़्यादा फंड नहीं आता है, ये कोलैबोरेट करके भी काम करते हैं और सेल्फ फंडेड है, और ये तीनों भी अपने लेवल पे एक अच्छे लेवल पर है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैंने ये सुना था कि ATG करके कोई फॉर्म आता है, और वो कुछ टेक्निकल टर्म्स होता है जिसमें लोग फंड करते हैं तो उनको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, वो क्या होता है? ATG दो सर्टिफिकेट्स होती है, इसके दो अंदर मैं थोड़ा सा certificate। क्लैरिटी बता देता हूँ। इसमें 2 सर्टिफिकेट होती है, एक होता है 12A और दूसरा होता है ATG। 12A जो होता है वो NGO के लिए होता है, और ATG जो होता है बेनिफिशियरी के लिए होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, नदीम भाई ने मेरे को एक X अमाउंट डोनेट की है फॉर Okay। NGO को, तो मैं उनको एक रिसिप्ट दूंगा ATG नंबर के साथ में, तो फिर वो अपने टैक्स जब पे करोगे तो जब वो लगाओगे वहाँ पे। बट मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए 12A फाइल करूँगा कि आपने मुझे दिया, तो मैं आपको ऑडिट में दिखाऊंगा कि 12A मुझे मिला है, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। क्या बेनिफिट मिलता है उसमें? जैसे कि ऐसा बोला जाता है 50% एग्जाम्पशन मिलता है, 10% to 50% कुछ रहता है उनका। बट वो भी कैसा है, उसके अंदर भी बहुत 50% बोला जाता है, बट आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, अभी गवर्नमेंट के जो नया वो आया है, जो बजट आया है, और टैक्स का जो एक्सेम्पशन दिया है, आई थिंक सो 12 लाख दिया है कि 12 लाख के ऊपर आप टैक्स भरना पड़ेगा इंडिविजुअल को। ओके, जो आपका जो साल का जो अर्निंग है, अगर वो 12 लाख से नीचे तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर वो 12 लाख के ऊपर चले गए, जो उसका परसेंटेज है उसका 30% आपको एग्जम्पशन मिलेगा, 30% का 50% मिलेगा आपको। अच्छा, तो ये ऐसा होता है ATG का। तो आप लोग ATG हाँ, हम लोग ATG, हमारे पास ATG सर्टिफिकेट है, हमारे पास CSR 1 है, हमारे पास उद्योग, हमारे पास जितनी भी गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज है, वी ऑलरेडी डन कंप्लीटेड। अब जैसे ATG वगैरह का तो आपने बता दिया, पेमेंट का बता दिया, अभी जस्ट एक उसके लिए क्या NGO में ज़कात दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बट वो किस के लिए ले रहे हैं और कहाँ जा रहा है वो बहुत बड़ा important क्योंकि ज़कात का अपना एक टर्म्स है, बिंग अ मुस्लिम, हम लोग सब लेवल पे, तो हमें पता है किस पर उस पर जायज़ है, किस पर नहीं है। तो क्या आपकी NGO अगर ज़कात लेती है, अब एग्जाम्पल कोई एक बंदा है, एक्स बंदा जिनको बाहर है या यहाँ पर है, उनको आपको ज़कात देना है, ठीक है ना, तो वो आपके अकाउंट में ज़कात ट्रांसफ़र करती है, ATG का बेनिफिट में भी उसको मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं पता, तो वो ज़कात उस ज़कात के हकदार तक पहुँचाती है रेड बॉय फाउंडेशन? नहीं है। अभी देखो, इसमें सबसे पहला ये तो हमने ज़कात अभी तक ली नहीं है, लिए नहीं है अभी तक। तो वो उसके लिए सेपरेट अकाउंट लगता है। अच्छा, मतलब हमको खोलना पड़ेगा हमारे अकाउंटेबिलिटी के लिए, हाँ सबसे पहले सही है। क्योंकि ना वो पैसा मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज के लिए आया है ना वो वही जाना है, और आइडेंटिफिकेशन करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि नाजायज नहीं जाना चाहिए। सही है। क्योंकि सामने वाला आपको पकड़ करके आपको आपके हक में दे रहा है, लेकिन हम अगर उसको गलत जगह हमारे चले गए तो वो पूरे गुनहगार हम हो जाएंगे उसके। सही है। ज़कात के बहुत सारे मसले होते हैं। ज़कात किस पे वाजिब है, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है। जैसे कि मैंने सुना है कि ज़कात अगर 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी जितनी रकम, तो आज की तारीख में तो जैसे बताया जाता है कि 50-70,000 भी है तो उस पर ज़कात उसको देनी होती है, लेकिन लोग ले रहे हैं। अब बेसिकली बहुत सारी जगह पर जो फीस भरी जाती है, मेरे आइडिया से मैं बोलता हूँ कि लोग बताते हैं कि वो ज़कात का ही पैसा होता है, तो इसलिए बहुत से लोग लेने वालों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा उसकी तहकीक करें, और देने वालों को भी, क्योंकि वो सही जगह नहीं जाएगी तो आप भी गुनहगार होंगे। तो रेड बॉय फाउंडेशन ज़कात फिलहाल नहीं लेती है। नहीं, और हमें ये जो है ना, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ। उसके टैगलाइन के अंदर हम लोग ने जस्टिफाई कर दिया इसको, वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट अ मुस्लिम हम कम्युनिटी पे काम नहीं हम कम्युनिटी पे काम करते हैं। हाँ,
वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी नॉट फॉर कम्युनिटी। ये जो है ना हमारा हमारे जो है साथ ना, सारे लोग हम सबके लिए काम करते हैं। मैं इंडिपेंडेंट, मैं ज़कात का पैसा मैं मेरे कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड है मैं उस पर नहीं लगा सकता हूँ, जरूरतमंद रहेगा तो नहीं लगा सकता ना, क्योंकि मैं उसके लिए पकड़दार हो जाऊंगा, तो मैं उसके लिए काम नहीं करूँगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छा, ट्रांसपेरेंसी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मैंने ना अभी क्या हुआ मालूम है, आप जब आपसे मिलना था आप लोगों ने ओपन चैलेंज किया जो चाहिए ऑनर पूछो, तो मुझे मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। मैंने अपना एक होमवर्क था, मैंने दो चीज़ थोड़ी सी यूनिक देखा। जो सबसे पहला सवाल है कि कुछ साल पहले आप लोगों की लोकेशन, जो लोकेशन से आप लोग आए उसको एनजीओ नगर बोला जाता था, तो क्या वो एनजीओ नगर में आपके एनजीओ भी शामिल थी? ये सवाल आपका सही है। बहुत काफी हमारे फ्रेंड्स थे बॉम्बे के, हमारे भाई लोग, बड़े भाई लोग, वो लोग बोलते थे ये बात, और सच में कि जिसको ऐसा लगता था कि दुकान अपनी खोलना है, एनजीओ बनाना है, तो थोड़ा सा सब हर कोई अपने अपने फाउंडेशंस बनाए थे, सबको लगता था कि बहुत फायदा होता होगा या सारी चीजें, लेकिन बोलते हैं ना उसके बाद में अभी आपके सामने है। भारत नगर ही नहीं, मैं और जगह के लिए बोलूंगा, और मुझे अच्छा लगता था कि बन रही है ना तो मैं सपोर्ट करूँ, मैं सबसे मिलता था कि करो, अच्छा करो, बेस्ट करो। फ्लैग होस्टिंग हर जगह हो रही थी, लोगों की मदद हो रही थी, ठीक है, फोटोग्राफी हो रही थी, हमारी कहीं ज़्यादा फोटोग्राफीज नहीं होती है, बेसिकली जो थोड़ा बहुत देखो दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए, मैं उसको भी थोड़ा वो करता हूँ। और कहीं हम राशन या खाने की चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो लेने वाला ज़रूरतमंद है, वो भिखारी नहीं है, तो उस जगह पे थोड़ा सा हमारे जैसे भाई है, कुछ भाइयों को बोलना। तो आप लोग भी फोटो करके डालते होंगे ना, सेल्फी नहीं वगैरह? नहीं नहीं, हमारा बहुत रेयरली आपको हाइड ही मिलेगा, हम लोकेशंस और वो दिखाते हैं कि ये है। अच्छा, अगर समझो मैंने कुछ दिया आपको फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या प्रूफ मिलेगा कि भाई आपने बांटा? एक आदमी एग्जाम्पल, एनजीओ में तो ये चीज़ होती है ना, लेकिन फोटोज में हाँ, हम इसलिए show थोड़ा नहीं बहुत। करते किसको दिया है, बैक साइड से ले लेंगे, ये Rations और लोकेशन वो दिखा face देंगे, दिखा राशन का देंगे। kit दिखा अभी देंगे। एग्जाम्पल मुझे फॉर एग्जाम्पल चले मुझे एक 10,000 की ब्लैंकेट्स देनी है, अब मैं पर्सनली जाकर दे नहीं सकता, तो वहाँ पर मैं एनजीओ को प्रीफर करूँगा कि शानद भाई, लाला भाई, मेरे पास एक 10,000 ब्लैंकेट है, आपको बांटना है। उसके अलावा एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, कहीं से कहीं तक तो मुझे तो ये पता है हमारी चीज़ों पे कि हमारे अंदर मैंने बता दिया है कि खुदा का खौफ है, जिसकी चीज़ आई है वो जाएगी। अभी हमारी क्लास से भी हम कहीं पर जाते हैं तो उसमें हमारी फैमिली के बच्चे इंक्लूड नहीं होते, जिनका हक है वही जाता है। Yes. अच्छा, ये रूल है ये हमारा। कंपल्सरी रूल है हमारा। और आपने जैसे अभी आपकी बात में कट कर दिया था कि जैसे भारत नगर में NGO एनजीओ बनी थी और एनजीओ नगर को नाम हो गया था। अरे वो तो ऐसे नहीं, भारत नगर है भाई, वो एनजीओ नगर नहीं तो है। वो सारे लोगों ने स्टार्ट तो किया था, बट ठीक है, सबको पता नहीं था, एक जज्बा, एक जोश था, तो मैं जज्बे को तो सलाम करता हूँ कि जज्बा तो था, और मैं चाहता हूँ कि लीडर्स बने ना, तो मुझे उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था, बट अभी बहुत कम दूर हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हर एरिया में एनजीओज बने और हर जगह लोग काम करें, उससे लोगों की ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी होगी और एक जज्बा भी मिलेगा और आप लोगों को भी दुआएं मिलेगी। तो भाई, प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब जज्बा एक होना ठीक है, जज्बा एक होना ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने शाहरुख खान का एक टॉपिक था, ऊपर जाना बड़ी बात नहीं है, ऊपर जाके टिकना बड़ी बात है। जज्बा जोश में है, अरे मैं कल चालू कर दूं, परसों चालू कर दूं, बाद में मेरा ये मानना है कि देखो, हमें ना अल्लाह ने चुना है, बरहक हमारी तो औकात भी नहीं है, कुछ भी नहीं था ना कुछ है, अल्लाह ने चुना है और हमें हमसे काम ले रहा है, ये हमारे लिए तकब्बुर नहीं आना चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह ने हमें चुना है तो हम लोग काम कर रहे हैं, वरना वो किसी से भी काम ले सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा भारत नगर और एनजीओ नगर का थोड़ा सा मैं डेफिशिएंट क्लियर कर देता हूँ। क्या हो गया, कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए कंपटीटर खड़ा कर कर बनाया गया कि रेड बॉयज अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें से 2-4 को ले लिए, एनजीओ बना ले बेटा, खुद का कर ले, क्यों खुद करो? का तो क्या हो गया, उसका वक्त निकल गया, वो तुमको भूल गया, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, समझ गया। तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम क्योंकि एनजीओ भाई बहुत बनाना बहुत आसान है, उसको रन करना उतना ही मुश्किल है। टर्म्स एंड कंडीशन को तुम फॉलो करने में ना नहीं कर सकते, ऑडिट करने में तुम्हारा पैसा चले जाएगा, तुम पैसे कैसे लाओगे, सर्वाइवल तुम्हारा कहां से होगा। आज तुमने 10 लोगों को जुड़ाकर बना लिया, मैंने बना लिया 10 लोगों को लेकर, 10 मेरे दोस्त लोग, 2 दिन पैसा देंगे, 2 प्रोग्राम में पैसा देंगे, तीसरे प्रोग्राम को लेके मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वक्त नहीं दे सकता हूँ, मेरे फैमिली में मुझे जाना है, मेरे बच्चे को लेने जाना है, ऐसे करके आपके कटते जाएंगे। तो आपका जो सवाल 10 में मैं क्लियरिटी लेके आ गया, जो लोग इतने सारे थे कहाँ गए, मेन तो प्रॉब्लम आता है पैसे का,
पॉलिटिशियनों का काम सिर्फ ये नहीं होता है, वो तोड़ने का भी काम करते हैं। Yes. तार खींचने का मकसद सिर्फ ये नहीं था, आपस में तोड़ने का भी काम था। आप लोगों में कोई सीए नहीं है ना? नहीं, क्योंकि मैंने जो अपना होमवर्क किया उसमें ना मैक्सिमम जो एनजीओ रन करने वाले वो सीए थे, तो मुझे लगा शायद सीए लोग ज़्यादा एनजीओ रन करते हैं। भाई ये मेरा पर्सनली है, मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे मिला। आपने सीए का नाम लिया ना, तो मैं उसमें भी एक क्लैरिटी लेके आता हूँ। रेड बॉयज फाउंडेशन है ना, इंटर्नशिप देता है, इंटर्नशिप देता है Red Boys Foundation। बताया था बॉम्बे की टॉप नॉच कॉलेज टॉप नॉच, ओके। के इंटर्न्स साल भर हमारे पास आते रेड बॉयज फाउंडेशन में इंटर्नशिप करने के लिए। अच्छा, तो एक हमारे पास एक इंटर्न आई थी एमएसडब्ल्यू की, मास्टर इन सोशल वर्क, एक एमएसडब्ल्यू करके डिग्री होती है अच्छा। सोशल वर्क की, उसकी इंटर्न हमारे पास आई थी और उनका नाम श्रवंती था। श्रवंती, हाँ, उनके जो हस्बैंड है वो सीए है। तो श्रवंती ने हमें थोड़ा सा पॉलिश किया, हमारे पास एटीजी नहीं था, तो उन्होंने हमको गाइड किया कि आप इनसे मिलिए। तो दीपक भाई जो है वो हमारे सीए है। अच्छा, उन्होंने हमारा एटीजी करवाया। देखो हम जाकिर भाई ने क्या बोले, हम हालात से सीखे, हम सीखते सीखते सीख रहे, हम गिर रहे, उठ रहे, गलतियां कर रहे, फिर सीख रहे। हमें कोई गाइडेंस, कोई कंसल्टेंसी हायर नहीं किया हमने एनजीओ रन करने के लिए। तो आज जो लोग आते बड़े बड़े बिग शॉट, वो अपनी कंसल्टेंसी लगा देते, एनजीओ बना देते, बैठ जाते, काम करते। हम वैसा नहीं कर रहे, हम खुद में खुद बेबी स्टेप लेते हुए चल रहे हैं। तो दीपक भाई ने हमारे सीए है और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और आज भी ATG सपोर्ट कर रहे हैं। और जिनका ओपनली नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास जो है वो देखो, आपको जो चैलेंज था हमारा, आपको जो पूछना है आप पूछिए, ये तो हमारा ओपन चैलेंज था और हमारे पास कोई हाइड करने की कोई चीज़ ही नहीं। हाँ, मेरा तो यही था कि भाई मैंने एनजीओ कर में ये तो एनजीओ नथिंग बट अ स्कैम, एंड इसको जो लोग रन करते हैं, अब मुझे एक ने यकीन करना, अगर एक ने बोला बोले भाई जो स्कूल्स चलती है म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स, ये क्या, ये भी तो एनजीओ है, ये भी एक एनजीओ म्यूनसिपैलिटी स्कूल। इनफैक्ट जो स्कूल्स चल रही है वो एनजीओ कैटेगरी में आती है, बट नाउ दे आर अर्निंग। मतलब वो जो प्रिंसिपल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग जो बस से आता है, लेकिन वो होते होते लास्ट में BMW आ जाती ये है। आपका सवाल एकदम ठीक है। स्कूल जो चलती है वो ट्रस्ट के अंदर में आती है, वो ट्रस्ट चलाती है स्कूल को, बराबर है। लेकिन हम किसी के ऊपर नानत नहीं, वो तहमत नहीं लगा हम लोग उसकी वजह ये है कि ना, स्कूल चलाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। हाँ। आप यकीन मानो, एक टीचर जो सब्जेक्ट की हायर होती है उसकी सैलरी होती है, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? आप अगर नॉमिनल फीस दे लोगे तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। हाँ, सही है। ट्रस्ट को आप अगर, मैं स्कूल के लिए बार बार फॉर एन एग्जांपल, मेरे एक फ्रेंड को मैं बोलूंगा भाई मुझे 10 लाख रुपए का डोनेशन दे दो, मेरे को स्कूल रन करना है, वो एक ही बात देगा आपको, बार बार तो नहीं देगा। उसको सस्टेन कैसे करोगे आप? उसको सस्टेन करने के लिए पैसा लगता है। अच्छा, अभी हमारे जो सेंटर हमारा है, तो सेंटर में हमने पीएमसी के बच्चे हमारे पास ज़्यादा है और हमने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की। हमारे पास ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ाने, हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स हैं, हर अच्छा। सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स है, बायोमेट्रिक। तो आप लोगों ने स्कूल खोल दिया, बताइए पाठशाला जो है, स्कूल जैसे चला रहे हो। फैमिली जैसे। आप इसको बोल सकते हो आफ्टर स्कूल। हाँ, आफ्टर अच्छा, उसके अलावा After उसमें this. हमारी एक चीज़ और है, हमारी बच्चियां हैं, जैसे हम मुस्लिम एरिया में रहते हैं, तो हमारे लोगों की थिंकिंग है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, तो हमने वो चेंजेस, बहुत सारे पेरेंट्स में चेंजेस लाया है। नीलो हमारे खुद जाके SNDT कॉलेज में हमारी अब तक 25+ लड़कियां SNDT कॉलेज में पढ़ रही है। वो पूरा हिजाब करके घर से निकलती है, पढ़ के डिग्री में। अब उसमें से कुछ बच्चियां हमारी CA भी बन रही है और कुछ बच्चियां जिसके जो शौक है वो पूरे कर रही है। अभी हिजाब को लेके कुछ मैटर चल रहा नहीं हो है, गया क्लियर, वो आज आ गया उसका क्या है? एग्जाम में दे सकते बच्चे। और बच्चों को जो घर वाले, जैसे हमारे घर में था कि 10वीं के बाद बच्चियां नहीं पढ़ेगी, आज हमारी लड़कियां 13-14 में भी है, कोई डिग्री भी कर रही है और CA भी बन रही है, और उसमें हमारा सपोर्ट है। और बच्चियां ये बताने वाली बात नहीं है, बहुत सारी नहीं, एक्चुअली देखिए एक बात है, मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बुरा बोल रहा है तो कोई बंदा कर भी तो रहा है ना, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक्सप्रेस करें। पॉडकास्ट का मतलब देखिए एक्सप्रेस योर थॉट्स। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, हाँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने बोला था कि मैं आपको ब्लैंकेट दूंगा तो आप बांटने के बाद मुझे गुस्सा है, हाँ, नहीं है, बटी नहीं हाँ, है, हाँ। ज़रूरतमंद है, ठीक है, वहाँ पर तो अल्लाह का हमारा मामला हो गया। उसके अलावा कुछ चीज़ें हम जब करते हैं ना, तो उसमें हम हाइड करके इसलिए करते हैं कि कुछ चीज़ें अल्लाह के लिए भी तो होनी चाहिए। हर जगह अगर मैं फोटोज़ और लोगों को बता दूंगा तो मुझे आगे भी तो उसका हिसाब देना है ना। तो जितनी छुपी हुई चीज़ें, मैंने आपको समझो 20% भी नहीं बताई है इतनी देर में, 80% चीज़ें हम छुपा के करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कई जगह ऐसी है जहाँ जिनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद उनको पता भी नहीं होता है कि इन्होंने दिया है,
बट सोचते हैं वो लोग कि हाँ देने वाला हो सकता है कि यहाँ पहुँचे, मगर हम ये बताते कि अल्लाह ने तुम्हारी जरिया बना के दिया है, ऐसे नहीं घुमा के उनको दे देते। तो ये हम देखिए इतनी बात कर रहे थे ना, मैं समझता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स या फॉलोअर्स होंगे ना, वो भी एक चीज़ समझ सकते हैं कि 2005-6 से जज्बा आना और 2025 तक वो रहना, ये एक आसान काम नहीं है। 20 साल तक एक जज्बे को रहना, आई डोंट थिंक सो कि 20 मिनट भी वो सोडे की बोतल खोलेंगे तो 20 मिनट में ख़त्म हो ऐसा जाएगा। हुआ ना, दिख रहा है? क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ में हो चुका है ये। अच्छा। सोडे का जो जोश था ना, हाँ। पूरा उड़ गया, अभी असर सोडा बचा हुआ है। समझ गया मैं, वो ये एनजीओ नगर की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं एनजीओ नजर के बहुत काफी लोग हमारे साथ में, बहुत से लोग थे। अच्छा, ऐसा नहीं। तो अभी हम लोग ये जो प्लान के पाड़ा है, धानू है, और कोई लोकेशन प्लान है आपका कि इसके बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऑल ओवर मुंबई के बाहर हम लोग expansion कर रहे हैं? ना देखिए मिशन एंड विजन आपका बहुत क्लियर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्या था, शिक्षा, रक्षा एंड सुरक्षा, ये तीनों आपका मिशन एंड विजन एकदम क्लियर है जी सर। उसमें एक चीज़ ये थी कि लीडर्स इसलिए बनाने ना कि वो लोग हर जगह जाके काम करें, क्योंकि हम जितना पहुंचना था उससे एक्स्ट्रा हो चुका है, ज़्यादा हो जाता है, कभी यहाँ भागना है कभी वहाँ भागना है, कोशिश और खुशी होती है कि अल्लाह ने चुना है इतनी बड़ी दुनिया में। कभी कभी ऐसा आज लगता लोगों को है पड़ी कि एनजीओ की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो गई, ऐसा कभी फील आया? नहीं, कभी नहीं लगा। मैं ये शायद मैं ये काम का तो और अच्छा होता, मैं जबरदस्ती यहाँ जुड़ गया, सला एक तो पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। नहीं, वहाँ पर ये लगने की चीज़ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है ना, जब घर पे जाके हम लेटते हैं ना तो नींद सुकून की बहुत अच्छी आती है, जो सेटिस्फेक्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है। जब घर जाते हैं और घर वालों के साथ जब बैठते हैं ना तो लगता है, और हमारे साथ बच्चों ने आके, जो हमारे बच्चों को लगता था कि हमें बहुत कम मिला है, माँ बाप ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो ये धानु आने के बाद बच्चों को ये पता चला, आके रो रहे थे बच्चे, सीरियसली रो रहे थे कि बच्चों की धानु के बारे में आपको ब्रीफ नहीं बताया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। तो धानु में एक बच्चों के जैसे छोटे छोटे कमरे है, उस छोटे कमरे में बच्चे 25-30 बच्चे एक जगह पे रहते हैं, 50 होते हैं, उनकी एक पेटी है, वो लोग अपनी रखी हुई, एक कील लगी हुई है, उनकी प्लेट्स है, वो प्लेट टंग करके रखी है, उस पर नाम लिखा है, वो लोग अपनी प्लेट लेते हैं, बाहर जाके थोड़ी दूरी पे वहाँ पर नाले वो प्लेट उसको धोते हैं अपने हाथ से, उसमें उनको पानी की प्यास लगी है तो पानी पीना है, उसके बाद उनकी एक जगह बनी है टेंट वाली, वहाँ पर जाके खाना लेते हैं, खाना खाने के बाद वो धोते हैं, फिर वापस वो प्लेट को लेके पानी पीते हैं, वो रख के फिर अपनी ज़िंदगी। तो वो देख के बच्चे रोने लगे कि हमारे माँ बाप ने तो हमारे लिए बहुत किया है। मैंने हमेशा से ये बताया है कि आप लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो आप अपने से नीचे वालों को देखो, तो तुमको उसमें शुक्र अदा करने के लिए एक चीज़ मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वो चीज़ को देखें, और लोगों ने आके हमारे साथ देखा ना। ये जो आप बोल रहे हो प्लेट वगैरह का मामला है, ये धानु की बात कर रहे हैं, आदिवासी पहाड़ पे इसको थोड़ा सा मैं क्रेडिट लेके, वो धानु जो आश्रमशाला है ना, आश्रमशाला, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आप कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने बोला 20-20 गांव, 20-20 घरों का गांव होता है, तो ये 20-20 घरों के गांव के ना कम से कम है ना 50 किलोमीटर दूर के बच्चे वो वहाँ पे आकर रहते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। आश्रमशाला। अच्छा, ओके ओके। स्कूल भी वही है, रहने का मिडिल पे हो या हॉस्टल पे ये किसी और का है और आप लोग कॉपरेट कर रहे हैं? हम लोग नहीं, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम वहाँ पे जाकर उन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, मेंटल एजुकेशन। जैसे बताया आपको रोटरी क्लब, रोटरी क्लब, हाँ, तो उनकी जो जया मैडम है उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा है। यहाँ से धानु जाना आना इट्स नॉट एन इजी टास्क, 6 घंटा जाना 6 घंटा आना। दहानु जो है ना, हाँ। कोविड शुरू होने से पहले, कोविड शुरू होने से पहले, जनवरी को हमको इनवाइट किया गया था। ओके। तो जया मैम हमको वहाँ लेके गई, वो ऑलवेज वांटेड कि रेड बॉयज वहाँ पे काम करना चाहिए। अच्छा। तो वो लेके गई, लेकिन एक सेशन था उस दिन, हम तीनों को ये रियलाइज हुआ कि एक सेशन करके कुछ नहीं होगा। उस दिन हमने जो देखा बच्चों को कि पहली बार उनके लिए स्पीकर लगा, पहली बार वो खुश होकर नाच रहे थे, पहली बार कोई नया गेस्ट आया था, उनके लिए पहली बार अच्छा खाना बना था। तो ये हम रोज देखते हैं वहाँ पे ये सब पहली बार था। तो हमने सोचा क्यों नहीं उसको कंटिन्यू प्रोग्राम करते। ये क्वेश्चन आया कि दहानु जाना आना डिफिकल्ट होगा, लेकिन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि नहीं करेंगे। तो हर महीने हम 2 बार जाएंगे, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन भी वो हम अभी 2 भी- साल में एक बार जाते हैं। नहीं, लोग भी आते हैं, देखो इनके वो जो सपोर्ट है के वो बिना अभी मैं जो है ना, जो काम करता है, देखो रेड बॉयज का एक सिद्धांत है, रेड बॉयज की एक वैल्यू है, ये मैं देख रहा हूँ। मैं आपा मेरे बाद है, मैं आपा के पहले आया, लेकिन मेरे से पहले काफी लोग थे Yes. जो चड्डी बड्डी बोलेंगे, आप सब बोल सकते हो, लेकिन रेड बॉयज का एक सिद्धांत बना, जो करेगा काम वो रहेगा। वो उसकी अपनी जगह खुद बनाएगा, और सबको ऊपर। और एक चीज ये रही है, देखो जिसको काम करना था वो कर रहे हैं, जिनको नहीं है, हमारे दोस्त हैं, वो सब हमारे भाई है, वो अपनी जगह अपनी फैमिली अपनी चीजों में है, तो हम किसी के ऊपर वो नहीं बोलते, सब अपनी जगह खुश Okay. है।
सब हमारे कनेक्ट। तो अब एनजीओ कोई एनजीओ वाले को मैसेज देंगे कि भाई अगर आप जैसे एग्जाम्पल आपने बताया शिक्षा रक्षा सुरक्षा और जैसे आपने बताया करजत भाई के जैसे करजत का धानु का यही क्षेत्र में आप लोग अपना एक वेब करके आप फैल रहे हो अच्छे कामों के लिए। बट टू बी फ्रैंक, जब हमने कर्जत स्टार्ट किया था हम लोग 4 आदिवासी पाड़े पे काम कर रहे थे। आज 8 से 9 आदिवासी पाड़े हैं। 8 से और एक पाड़े में कितने लोग रहते हैं? 50 फैमिलीज एक पाड़े पे और 8 अगर पकड़ो तो 400 फैमिलीज हो गए। दैट्स वेरी नाइस। और जो धानु का मामला था वो तो अलग है। 1500 बच्चे हैं। 1500 बच्चे धानु में एक जगह पे एक ही जगह पे उसमें से 800 तक के बच्चे वहाँ रहते हैं, बाकी के बच्चे ट्रैवल करीब करके आते हैं, करीब के तो 2 आ जाते हैं। किलोमीटर के इस पे आते हैं, चल के बहुत आते दूर हैं। के जिसमें आप जाके अपना इनिशिएटिव देते हो, आप साइकोलॉजिकल पे वर्कआउट करते हो। साइकोलॉजी तो है ही, लेकिन बच्चों को हम करियर रेडी कर रहे हैं कि 9वीं में बच्चा रेडी हो जाए कि 10वीं के बाद करना क्या है। करना उनका क्या है। तो ये नहीं जा रहा ना, यहाँ पे तो मुंबई में सब जगह चल रहा है। अच्छा, हमने नीड आइडेंटिफाई कैसे की है? जब हम गए थे जब हाँ। पहली बार वहाँ पर, तो हमने बच्चों से बात करने की कोशिश की। हाँ। तो उनसे पूछा आपको क्या बनना है, तो वहाँ पे सिर्फ वो 2 स्ट्रीम के ऊपर फोकस कर रहे थे। पुलिस सारा उनको जाना था आर्ट्स में, जाना था, पुलिस बनना था या तो टीचिंग या तो टीचिंग करना था। इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं था। Awareness तो है। हमको वहाँ पे नीड लगी कि ये बच्चों को तो आगे करियर पता ही नहीं है, तो हमने काम करने की शुरुआत की। तो आज जो बच्चे पे हम 8वीं के बच्चे पे काम कर रहे हैं, 10वीं से निकल के 11वीं में चला है। और कैसे है कि वहाँ पे अवेयरनेस होने 5 लाख करियर है। मैं एक्सपर्ट हूँ करियर में, मैं ट्रेन हूँ, तो 5 लाख करियर आप ऐसे एक दिन में नहीं बता सकते, एक आधे घंटे में नहीं बता सकते। तो इसीलिए कंटिन्यू प्रोग्राम किया कि उनको पता तो चले मेरे आसपास ये सब है, फिर मैं ट्राई करूँगा। जब मालूम ही नहीं है तो क्या ट्राई करेगा। और हमारे सेंटर पे जो बताया ना, हमने एजुकेशन को इसलिए ज़रूरत समझा क्योंकि लोग हमारे एरिया में हमने देखा है माँ बाप कपड़े धो के कैसी भी कंडीशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर बच्चे उनकी सपोर्ट की जगह वो एडिक्टेड हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं थी, उतना नहीं पढ़ पाए, या मस्ती की एज है, दोस्ती में, तो नहीं पढ़ पाने की वजह से उनके पास पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं होने की वजह से जॉब नहीं है, जॉब नहीं होने की वजह से नशे में पड़ते हैं, नशे के बाद फिर क्राइम बढ़ता है, चोरी हो या लूट हो। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे कि हमारा जो सेंटर चलता है ना, उसमें हम लोग नॉमिनल फीस लेते हैं। हाँ, minimum। ये तो क्लैरिटी आना जरूरी है, क्योंकि सेंटर को रन करने के लिए पैसा लगता है, रेंटेड है, हम नॉन फंडेड अच्छा, है। फ्री की चीज हमने देखी और ना, हजम नहीं होती है। फ्री की चीज देख के हमने देखा हाँ। है कि लोगों को वैल्यू नहीं रहती है, वो आते नहीं है। हाँ, हाँ, ये बात तो सही है। 3 हफ्ते में 10 दिन में एक बार आ रहे हैं, तो हमने ये किया है और ये इनके ऊपर रिटर्न हम काफी उससे चीजें ज्यादा तो हो जाता है। उनके ऊपर हो ही जाता है। एक्टिविटीज, लेकिन घूमना, वो- फेयरवेल सब उनके लिए करते हैं। ये एक ये बात तो सही है कि फ्री की वैल्यू उतनी नहीं होती है जितनी पैसों की होती है। जो चीज़ पैसों से खरीदता आदमी ध्यान रखे। में तो करियर रेडीनेस अभी कर रहे हैं, लेकिन भारत नगर की हिस्ट्री में हाँ, 40 साल में ये बात पहली होती है। बार करियर के बारे में किसी ने सोचा तो हमारी थी। कई न्यूज़पेपर्स में आया था हमारा 2018 का 40 टाइम्स साल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। इनकलाब में। और पूरा ऑल ओवर इंडिया से 10 स्लम बेस्ड एनजीओस को सिलेक्ट किया था। मुंबई से रेड बॉयज फाउंडेशन दूसरे नंबर पर। अरे वाह। पूरे मुंबई से सिर्फ 2 ही एनजीओ, एक ही एनजीओ। अच्छा, अभी आप लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हो, कोई अवार्ड वगैरह आपको मिले? हाँ हाँ मिले हैं, काफी है। मोटिवेशन देते हैं ना अवार्ड्स। काफी अवार्ड है। हैदराबाद में हमको 2 अवार्ड मिले, जिनफर को एक मिला है। रेड बॉयज फाउंडेशन को 2 अवार्ड्स मिले वहाँ से। हैदराबाद में सेवा अवार्ड सबसे पहला मिला था शायद, हाँ। इसके मुंबई में ही मिला था ये अपने इस अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोग में ऐड करना चाहूँगा। अब बीइंग अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं रियल एस्टेट पे ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो एनजीओ इस पर भी एक कुछ कोशिश करे, क्योंकि म्हाड़ा की स्कीम्स आती है जो बहुत आसानी से लोग घर ले सकते हैं, और ये एक आवाम को नहीं पता होता है, और ये मुझे पता है। डॉक्यूमेंटेशंस क्या लगते हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन मास्टर हो जिसमें बहुत मिनिमम अमाउंट में, और ये जो जैसे मिथ फैली हुई है कि सेटिंग होती है, ये होती है, वैसा कुछ नहीं होता है। सब चीज़ें जैसे आप लोग का मिथ था कि भाई ये स्कैम है, ये वो, आपसे बात करके मैं समझ गया कि एनजीओ एक्चुअली क्या होता है। अगर एक बंदा खराब है तो पूरी एनजीओ वैसी नहीं होती है। इन द सेम वे म्हाड़ा के लिए मैं तो आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर टाइम मिले कभी आप लोगों को, तो एक अच्छा सा कोलैबोरेशन करके हमारे साथ ही हम लोग इस पर एक वर्कआउट करेंगे। जिन लोगों को घर लेना है खुद का, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। मैंने ना 2 फैमिलीज़ को देखा था। मैं अभी थोड़ा सा रियल एस्टेट के बारे में बताऊँगा। एक एग्जाम्पल, कुछ भी नाम, एक्स और वाई। ये एक्स वाला बंदा और ये वाई वाला बंदा, ये अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, खा रहा था, पी रहा था। इनका रेंट 25,000 था, वो दे रहा था, अच्छी बड़ी पोस्ट पे था। और ये जो वाई वाला बंदा था ना, वो थोड़ा सा सोचने वाला था। उसने क्या करा,
उसने क्या करा कि अपने खर्चे कम किया आउटगोइंग, उसने रेंट अपने एक खुद का घर लेना चालू करा और ईएमआई भरना चालू किया अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो ये क्या बोला, भाई तो पागल है यार, एक साथ पैसा डाल के लेता है ईएमआई, तो कहता घर में रहते तो भर देता था, अभी तू ये भी प्रेशर कैसा कैसा मैनेज करेगा। बोले नहीं चलेगा, मैं मैनेज कर लूँगा, अभी फिलहाल ले तो लिया, चलेगा। बोले मैं यहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ घूमने, मैं यहाँ जा रहा हूँ। बोला यार मैं नहीं चाहता था कि मेरा ईएमआई है। अचानक सडनली इनको कार्डियक अरेस्ट आता है, किसको, एक्स वाले को अचानक कार्डियक, रात में कार्डियक, सुबह में ये गया। अब इनका रेंट पे घर था, कहानी ख़त्म। 25,000 12 जो भी रेंट था, वाइफ हाउस वाइफ थी, बच्चियाँ थी साथ में, कैसे मैनेज करेगी। अब वाई वाला जो बंदा था ना, ये इसको भी मरतबा कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है ना, लेकिन उनका ईएमआई था और उसमें इंश्योरेंस आता ईएमआई में, वो फ्री हो गया। तो एटलीस्ट की छत तो हो गई, और आज की तारीख में छत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नदीम भाई, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी अच्छा है, जरूरी है, लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और घर अगर किसी को बनाना है और किसी के पास है तो भी, अगर वो जॉइंट फैमिली में रहता है तो इस बारे में और मेरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे से मत लो, मैं नहीं चाहता मेरे से लो, मैं चाहता हूँ कि ये अवेयर हो। जैसे आपने बताया भूखे को खाने की वैल्यू होती है, प्यासे को पानी की वैल्यू, इन द सेम वे बेघर को घर की वैल्यू पता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग की भी, रेड बॉयज़ फाउंडेशन से भी, कि एक थोड़ा सा कंसर्न इस तरफ भी ध्यान रखिए। जो लोग ले सकते हैं इंशाल्लाह मैं इसमें आपको हम लोग कोलैबोरेट करेंगे इसके अंदर, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कब कब स्कीम्स आती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा मेरे भाई। जो प्रॉपर्टी 40 लाख की मिल रही है वो म्हाड़ा की स्कीम से 20 लाख में मिलती है। तो ये भी तो दुआ का जरिया है ना, आप भी तो दुआ ही ले, और ये लाइफ टाइम हो जाता है ना, जब वो घर के छत में रह के वहाँ पे इबादत करे, अच्छे काम करे, रहे तो भी है ना, दिल से दुआ निकलती। तो आप लोग से काम, मैं खुद भी आप लोग से इंस्पायर हो गया कि जो हिसाब से आप लोगों ने काम किया है, तो मैं भी अपनी छोटी सी कोशिश करूं कि आप लोग इस पर हम लोग मिलकर काम करें। एंड और कोई मैसेज अगर आप तीनों को देना हो तो आप दे सकते हो। तो ये थी हमारे साथ में तो रेड बॉयज़ फाउंडेशन की टीम भारत नगर बीकेसी से। इन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी सब चीज़ों का खुलासा किया, एंड रियली आई एम लिटरली सेटिस्फाइड विद देयर कन्वर्सेशन। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग से कोई ज्वाइन होना चाहे या आप लोग से कोई कांटेक्ट करना चाहे, उसके लिए क्या करना होगा, क्या हम इस वीडियो में अगर आपकी परमिशन हो तो आपका ईमेल आईडी या आपका नंबर जिसको कांटेक्ट करना हो वो कर सकते हैं, या क्या, या अगर आपको कुछ मैसेज देना तो प्लीज़ बताइए ना। मैं जाकिर भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा, शाहनवाज भाई से भी और इलफर आपा से भी। शाहनवाज भाई रेड बॉयज़ के इंस्टाग्राम और वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। मैं आपको पहले तो एक जो लोगों को बताना चाहिए वो बताता हूँ कि मैं हमारा एक मैसेज देना ये लोगों को है कि आप लोग भी खिदमत खल्क और लोगों की दुआएं कमाने में लग जाओ। जैसे मैंने पहले बताया था कि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता है, और बड़े लोगों से रिश्ता बनाते हैं। आज लोग बड़े लोगों से रिश्ता बनाने पे बहुत बिलीव करते हैं कि बड़े हैं, तारीफ़ और बहुत सारी चीज़। मैं बोलूँगा बड़े लोगों से रिश्ता बनाओ, मगर छोटे लोगों को मत भूल जाओ, क्योंकि यही लोग आपको कंधे पे कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, और बड़े लोग आपसे मिलने के लिए कब्रिस्तान में भी गाड़ियों से आते हैं। तो लोगों की दुआएँ और लोगों को कनेक्ट करना, अच्छे काम करना, खिदमत खल्क करना, ये चीज़ के लिए आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो नदीम वेमन ब्लॉग्स को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं थैंक यू बोलूँगा आपको कि आपने इतना काबिल समझा। और बात चल रही थी अवार्ड की, तो अवार्ड हमारे लिए दो लोगों की दुआओं से बढ़ के तो कोई अवार्ड्स है नहीं। अवार्ड मिलते भी रहे, मैं बहुत जगह अवॉइड करता रहा हूँ, 2-3 जगह मैं पहुँचता हूँ, हमेशा कोई और जाता है। और मकसद गोल सेट है कि लोगों की खिदमत करनी है और लीडर्स बनाने की, ये लीडर्स हर जगह काम करें। तो ये चैनल से मैं ये आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे हम सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक फॉलो कर सकते हो, और हमारा ईमेल आईडी है redboysfoundation@outlook.com। आप उससे हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जो हेल्प होगी गाइडेंस के थ्रू हम आपको देंगे डेफिनेटली। और ख़ास करके एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं वो नदीम वेमन ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जी, तो जैसे जुड़ना कैसे है, वैसे तो शाहनवाज जाकिर ने बता दिया है। मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। जाकिर का एक थॉट है कि ज़मीन से जुड़े रहो, गिरने का डर नहीं होता है, तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट के साथ। और दूसरा एक चीज़ है कि अगर आपको जज्बा है तो विदाउट बेनिफिट आइए। जैसे हम नेकी करते हो दरिया में डालते हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को लेके आइएगा तो इंशाल्लाह से मुझे लगता है हर जगह सक्सेसफुल होगा। तो ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और नदीम वेमन ब्लॉग को बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।